हेलो एंड वेलकम। हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू गेस, ज्योग्राफी के बारे में। और ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते मैं ले आई हूँ सारा ग्लोब, क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ एक साथ में पढ़ा देने वाली हूँ। क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं एक सीरियस लुक के साथ आई। क्या आप लोग देख सकते हैं मैंने चश्मे पहने हुए हैं। आई एम गोइंग टू बी पढ़ाकू स्ट्रिक्ट टीचर टुडे। जस्ट सूट माई पर्सनैलिटी दो। Anyway, this is all a part of the theater performances जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में सीखे थे। तो before I get to tell you कि मैं क्यों आज ये स्ट्रिक्ट टीचर वाले मोड में आना चाहती हूँ या फिर मैं क्यों ये ग्लासेस पहनकर आई हूँ, उससे पहले मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। तो मैं ये सारे प्रॉप्स एक साइड रखकर फिर आप लोगों से ढंग से बात करती हूँ। But all I want to say is hello, hello, hello and welcome to all of you for understanding why we are here today and joining us, because हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या? हम लोग पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी क्लास 10 का वो चैप्टर है जो इतना लंबा लगता है कि लोग जनरली उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन ये परसेप्शन जनरली ज्योग्राफी के लिए भी देखने को मिलता है। बच्चे इतना डरे हुए रहते हैं ज्योग्राफी से, या तो दो तरीके के बच्चे बन जाते हैं यहाँ पर। एक बच्चे वो जो कि सीरियसली चश्मा पहन के पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको स्ट्रिक्ट टीचर चाहिए होती है एकदम ज्योग्राफी पढ़ाने वाली, कि बेटा देखो यहाँ पर ये मैप है, यहाँ पर ऐसे होगा, और इसके अलावा कोई नॉनसेंस बकवास नहीं होगी क्लास में। या तो वो वाली टीचर चाहिए होती है और वो स्ट्रिक्टनेस से पढ़ाई कर रहे होते हैं। और दूसरे ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं जो सोचते हैं ज्योग्राफी यार बहुत लंबी है, बहुत डिफिकल्ट है, 100% मुझसे नहीं होगा, इतने सारे मैप्स आएंगे, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगी, लेट इट बी, साइड में रखते हैं, बाकी के इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर फोकस करते हैं, ज्योग्राफी को साइड में छोड़ देते हैं, लास्ट में देख लेंगे। मैं ना वो दूसरी टाइप की बच्ची थी। मैं कभी भी ज्योग्राफी को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड या खुश नहीं होती थी। मैं जनरली सोचती थी कि ज्योग्राफी इतना डिफिकल्ट है कि मैं कभी भी उसको नहीं पढ़ पाऊंगी। और जब ज्योग्राफी पढ़ने का टाइम आ जाता था, मतलब जैसे अभी आपका टाइम आ चुका है तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब मैं सोचती थी कि यार इग्नोर करते हैं, कभी और पढ़ लेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी भूल करी, क्योंकि जब मैं 11th क्लास में आई और जब मेरे पास ज्योग्राफी एक फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट की तरह सामने आई, तब मुझे ज्योग्राफी से प्यार हो गया, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी तब ढंग से पढ़ना स्टार्ट किया। एंड आई वांट यू ऑल टू नो कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे हम लोगों को भागना है। ना आपको एक ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर चाहिए जो आपको स्ट्रिक्टली सारी चीजें पढ़ाए, ना ही आपको कोई भी तरीके की लड़ाई झगड़े करने हैं खुद से। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकालकर ई सरल पर यहाँ पर हमारे साथ बैठकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी को पढ़ना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हर एक चीज की ना जिंदगी में अपनी जगह होती है। मैथ्स में भी कोई ऐसा चैप्टर होता होगा जो आपको बहुत डराता होगा, उसी तरीके से ज्योग्राफी हो सकता है कुछ लोगों के लिए डरावना पार्ट, लेकिन ज्योग्राफी से नहीं डरना। इट इज वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव। हम पढ़ने भी बहुत प्यारे तरीके से आते हैं। तो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, लेट अस स्टार्ट लर्निंग। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पढ़ने क्या पढ़ते हैं। मैंने आपको क्या कहा, चैप्टर इतना लंबा है, लोग जनरली देखे बोलते हैं इतने पढ़ने हैं, ओहो इतनी सारी, ओहो हम पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में लेकर आ गई हूँ कि हम एक्चुअली इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के देखो 4 पार्ट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला है इंपॉर्टेंस, उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इसके बाद है इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसे सेट की जाती है। तो ये तो हो गए इनिशियल 3 इंपॉर्टेंट हिस्से। इसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, 5 मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो उसका चौथा पार्ट है क्लासिफिकेशन। 5 तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। ये जो 5 तरीके हैं जिस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज क्लासिफाई होंगी, वो होंगी इन 5 बेसिस के ऊपर। रॉ मटेरियल कहां से आता है उसके बेसिस पर, मेन रोल क्या है उसके बेस पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके बेस पर, ओनरशिप किसकी है इसके बेस पर, और उसके साथ साथ बल्क और वेट कितना है रॉ मटेरियल का उसके बेस पर। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा, जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज के नाम आते हैं वो कहां से आते हैं। तो जो पहला तरीका है ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमने देखा क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्राइटेरिया है, उसमें ना 2 चीजें आती हैं। एक आती है एग्रो बेस्ड और एक आती है मिनरल बेस्ड। एग्रो यानी कि जो एग्रीकल्चर से आती है, और मिनरल यानी कि जो मिनरल्स बनकर, मिनरल्स को बेस मिलकर वहां से बनती है। अब इसमें हम एग्रो बेस में पढ़ने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसके साथ साथ शुगर इंडस्ट्री के बारे में। टेक्सटाइल में हम कॉटन और जूट को पढ़ेंगे, और उस पर शुगर तो अपने आप में ही बहुत बढ़िया मस्त अकेली है। इसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम पढ़ने वाले हैं आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट और ऑटोमोबाइल, ये सारी इंडस्ट्रीज के बारे में। इसके अलावा हमारे पास है
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री के बारे में। तो इस तरीके से ये चीजें क्लासिफाइड हैं। अगर मुझे कोई इस तरीके से क्लासिफाई करके दे देता ना तो मुझे मतलब बल्ले बल्ले मजे आ जाते, क्योंकि बहुत आसान हो जाता फिर सब कुछ पढ़ना। तो यहाँ पर अब जिस तरीके से मैं चीजों को स्टार्ट करती हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या क्या वो चीजें होंगी जिसके तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको बोला 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 4 तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। 5वीं जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अब एनवायरनमेंट वाले जो पार्ट है ना उसको जनरली लोग मजाक में ले लेते हैं, लेकिन मजाक में नहीं लेंगे, क्योंकि उसका एक अंदरूनी छिपा हुआ पार्ट है जिसका नाम है एनटीपीसी। और एनटीपीसी में से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। उसके अलावा इसका प्रिवेंशन कंट्रोल, वहां से भी सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर तो हम लोगों ने देख लिया व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पहला क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा पार्ट है। तीसरा है क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लोकेशन पर भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है कि स्पेसिफिक इस इंडस्ट्री को बताओ यहाँ पर क्यों लोकेटेड है। अगर हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो वो छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास क्यों लोकेटेड है उसकी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, उसके बारे में बताना है। तो उस स्पेसिफिक तरीके से हम लोग उसको समझाएंगे उस पार्ट को। लेकिन उसके अलावा जो आगे की चीजें हैं, जो आगे के क्वेश्चंस हैं, वो हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या है, उसे एक्सप्लेन करो। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है। यहाँ पर आप लोग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को सिंपल पोल्यूशन से क्यों अलग मानते हो, क्योंकि यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज के द्वारा हो रहे पोल्यूशन की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर जनरल पोल्यूशन की बात नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट एनटीपीसी। एनटीपीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है फॉर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। क्या है इसकी पूरी कहानी, ये सब लोग हम समझेंगे अभी। इसके बाद एक्सप्लेन कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसके अंदर भी ना 4 तरीके के हैं, तो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने एक टाइप डाल दिया है, एग्जामिन हाउ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं, वो सारी कहानी कथा यहाँ पे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं ये क्यों करती हूँ, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, इसीलिए करती हूँ, आपको डराने के लिए नहीं करती हूँ, इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, और आप जब पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तालियों के साथ, स्ट्रेस फ्री होके। स्ट्रेस फ्री होने के लिए हम लोग एक डीप ब्रीदिंग करेंगे। मैंने थोड़ी फास्ट कर ली, आप लोग पॉज करके थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर लेना, तो अच्छे से डीप ब्रीदिंग हो जाएगी, ताकि आप लोग शांति से, थोड़ा सा शांत मन से इसको पढ़ने वाले हो। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में, इंग्लिश के बारे में मत सोचो। सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो सोशल साइंस के बारे में ही सोचो। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, यहीं पे याद करते हुए चलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। बहुत जल्दी बोल देती हूँ ना मैं वैसे ही समझा देती हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है, जब हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, बाय प्रोसेसिंग, प्रोसेस करते हैं रॉ मटेरियल को किसी दूसरे टाइप के फिनिश प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, किसमें, लार्ज क्वांटिटी में, जब हम लोग रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके बनाएंगे एक फिनिश प्रोडक्ट, इसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग है हमारे सेकेंडरी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी लेवल पर काम हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सट्रैक्शन करते हैं रॉ मटेरियल का, उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज होंगी वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बन जाएंगी। लेकिन जब हम उस रॉ मटेरियल को यूज करके कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू समथिंग व्हिच इज अ फिनिश प्रोडक्ट, जो कि मोर यूटिलिटी, मोर वैल्यू का बन जाता है, तो उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट कहते हैं। As these industries manufacture primary material like cotton, fiber, etc. into finished goods, example textiles। जैसे कि अगर एक कॉटन की टी शर्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कभी एक कॉटन के प्लांट के रूप में होगी, कॉटन के प्लांट से कैसे कन्वर्ट होके पूरी मैन्युफैक्चर होके कॉटन टी शर्ट बनकर आई जिसके ऊपर ईसरल लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें एक पार्ट थी प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है। इसीलिए हमारे पास अगर आपको ईसरल की टी शर्ट्स चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की खूब सारी इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, we'll see the importance of manufacturing industries।
तो इंपॉर्टेंस का सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंस में हम लोग देखेंगे मॉडर्नाइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड आल्सो प्रोवाइड्स जॉब इन द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर। मॉडर्नाइज कैसे करता है एग्रीकल्चर को? हम लोगों को पता है अगर हम लोगों को एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि अलग अलग तरीके के टूल्स, प्लोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मशीन्स वगैरह वगैरह। और वो सब कहां से आएंगी? वो आएंगी हमारी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होके। तो ये मॉडर्नाइज करने में एग्रीकल्चर को मदद करता है। इसके बाद ये प्रोवाइड करता है जॉब्स इन द सेकेंडरी एंड आल्सो द टर्शियरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में तो ऑब्वियसली जॉब्स क्रिएट करेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। टर्शियरी में कैसे करेगा? टर्शियरी में मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस तरीके से टर्शियरी सेक्टर में भी इसका जो है जॉब्स का रोल बन जाता है व्हेन हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, डेवलप करते हैं इन द सेकेंडरी सेक्टर। फिर हम लोग देखते हैं इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, हमने समझ लिया अगर बहुत सारा जॉब्स देगा तो फिर उसके साथ साथ ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता जाएगा। पॉवर्टी कैसे? अगर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी। फिर है इस्टेब्लिशिंग करना इंडस्ट्रीज को इन ट्राइबल और उसके साथ साथ बैकवर्ड एरियाज, हेल्प करता है रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने में। यानी कि अगर हम लोग ऐसे रिमोट लोकेशंस पर जहां पर जनरली लोगों के पास काम नहीं होता तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी एक तरह का होता है, अगर हम लोग वहां पर जाकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं, इनहैंस करते हैं, वहां पे लोगों को काम देते हैं, तो नेचुरली वो लोग वहां पे कमाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, उस रीजन का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला पॉइंट जस्टिफाई करते हैं। फिर एक्सपैंड करता है ट्रेड और कॉमर्स एंड ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। हम लोगों को पता है ट्रेड मतलब एक इंसान से दूसरी चीज खरीदना और दूसरे इंसान को अपनी चीज बेचना, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड, मतलब सिंपल शब्दों में। और इसके साथ साथ कॉमर्स यानी कि वही बिजनेस वगैरह वगैरह सारी चीजें इंक्रीज होती जाएंगी, तो हम लोग उससे क्या लेकर आएंगे? फॉरेन एक्सचेंज। हम लोगों ने पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन में कि किस तरीके से वर्ल्ड एक छोटा सा ग्लोबल विलेज बन जाता है जहां पर इतने सारे लोग होंगे जो एक कंट्री से ज्यादा में ना ही सिर्फ अपने सामान को बेच रहे होंगे बल्कि एक से ज्यादा कंट्री में सामान को प्रोड्यूस भी कर रहे होंगे। तो नेचुरली अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा लगेंगी तो उसके साथ साथ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। इसके साथ प्रॉस्पेरिटी इज इंक्रीज्ड बाय डाइवर्सिफाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिटी लेकर आते हैं, आज मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया है, कई बार ऐप पर भी एग्जांपल दिया है कि हम लोग एक टूथब्रश नॉर्मल यूज करते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल टूथब्रश आ जाता है हमारे मार्केट में तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया इन द सेम प्रोडक्ट। अगर इस तरीके से हम लोग डाइवर्सिटी लाते रहेंगे तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी होगी, ना ही सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन होगा प्रोडक्ट्स का बल्कि उसके साथ साथ और भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आकर खड़ी होंगी। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वो ये है, इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री अलूफ ऑफ ईच अदर, यानी कि क्या ये एक दूसरे से अलग है? तो जी बिल्कुल नहीं है। ये सवाल बन सकता है, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारी, अब हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है टू द सेकेंडरी सेक्टर, टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कि वो अपने चीजों को प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन यहाँ पर इंटर्न सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का रोल नहीं है, एक वन वे रोल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी हम लोग देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चीजों को, ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगी, प्लोज को या फिर मान लीजिए केमिकल्स को, फर्टिलाइजर्स को, इन सारी चीजों को जो पलट के यहाँ पर एग्रीकल्चर के पास आएंगे और एग्रीकल्चर को प्रॉस्पर करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर सवाल या तो ये बन सकता है या दूसरा बन सकता है कि कैसे एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज गो हैंड इन हैंड, यानी कि दोनों साथ में प्रोग्रेस करते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, मैंने जैसे आपको समझा दिया आंसर में क्या लिखना है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि शुगर, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। जैसे कि कॉटन को यूज किया जाएगा एक रॉ मटेरियल की तरह इन कॉटन टेक्सटाइल मिल, तो कॉटन टेक्सटाइल मिल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर कॉटन की जो क्रॉप है वो नहीं आएगी कॉटन टेक्सटाइल मिल के पास। इन अ सिमिलर फैशन हम लोग देखते हैं जो इंटर्न इरिगेशन की फैसिलिटीज, इरिगेशन के पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक और पीवीसी पंप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए कौन डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर? एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब यहाँ पर हमारे पास एक चैलेंज आता है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन कि बहुत सारी चीजें मार्केट में आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अगर तरीके से बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं मार्केट में जो कि बहुत डायरेक्टली कंपीट करवा रही हैं हमें ग्लोबल मार्केट से। हमें पता है पोस्ट ग्लोबलाइजेशन ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर आती हैं
बहुत सारी चीजें जब हमारे यहाँ पर आती हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स जो लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके साथ compete भी करती हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या चैलेंज आता है सेकेंडरी सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, कि उनको अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करना पड़ेगा जो उन गुड्स के साथ जो कि बाहर से आते हैं। फिर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। ये आ गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, या शायद सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो वहां पर हमारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन कि कितना ये जो सेक्टर है कंट्रीब्यूट करता है हमारी पूरी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल जीडीपी जो है जो इस सेक्टर से आता है वो है 27%। 27% में से 10% जो है वो आता है माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के एक्सट्रैक्शन से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं, या फिर ये जो अलग से ही अपने आप में एक सेक्टर है, तो ये 10% जीडीपी अपने लिए लेकर आता है। बाकी का जो 17% है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो 17% ऑफ आवर जीडीपी कम्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बट इज दिस इनफ? हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ग्लोबली अपने आप को कंपेयर करें तो ग्लोबल फ्यू ईस्ट एशियन कंट्रीज से हम लोग बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत कम हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कम जीडीपी आ रहा है। बहुत सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज का क्या परसेंटेज रहता है पर एनम? 25 to 35% of their GDP comes from the secondary sector, from the manufacturing sector. यहाँ पर हमारा डिजायर्ड क्या है? हमारा डिजायर्ड है कि 12% हम लोग इंक्रीज लेकर आ जाएं, हम लोग 12% पर यहाँ पर हमारे नेक्स्ट डेकेड में इंक्रीज आ जाए, जो कि अभी 7% के हिसाब से चल रहा है। पिछले डेकेड में 7% इंक्रीज हुआ है। डेवलप करने को हमारे इस सेक्टर को हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ग्रो कराने के लिए, गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किया है NMCC, जो कि है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल, यानी कि ये यहाँ पर रेगुलेट करने वाले हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू ब्रिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड अचीव डिजायर्ड ग्रोथ रेट। ये जो हमने अपने लिए टारगेट सेट किया है, इसको अचीव करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सारे प्रोसेस को, उस तरीके की पॉलिसीज लेकर आने के लिए जो कि आगे बढ़ाने वाली हैं इस सारी चीज को, इसके लिए हमने बनाया है NMCC। एक MCQ की तरह आ सकता है, या फिर ये आपके पास एग्जाम में वैसे ही अगर आप कहीं बीच में लिख देते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ NMCC? तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। इस तरीके से यहाँ पर इस पार्ट से सवाल बनकर आ सकते हैं। फिर हम लोग देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के पार्ट को। तो यहाँ पर हमने दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट भी हटा दिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी पढ़ लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसे चूज करेंगे। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड करती है इन सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, मैंने आपको कहा था यहाँ से सवाल कैसे बनता है, अभी हम इन फैक्टर्स को समझ लेंगे। आगे जाके जब हम लोग बात करेंगे कि जमशेदपुर में क्यों लगा हुआ है आयरन स्टील प्लांट, यहाँ पर हम लोग पूछेंगे कि यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटो में क्यों है यहाँ पर ये वाला प्लांट, तो उस तरीके से हम लोग समझेंगे, इन सारी चीजों को कनेक्ट करके अपने आंसर बनाने में मदद लेंगे। या फिर अगर इससे अलग से सवाल आ जाता है तो वो हमको आता है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। फैक्टर नंबर 1 है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए। अगर हम लोग शुगर केन इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर केन अपने आप में बहुत ही बल्कि हैवी सा रॉ मटेरियल है। उसको अगर हम लोगों को दूर दूर तक पहुंचाना होगा तो ऑब्वियसली उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसके साथ शुगर केन की एक अपनी खुद की प्रॉब्लम है यूनिक सी, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जाकर। सुक्रोज कंटेंट से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम है। अगर आपको पता है तो कमेंट कर दो, और अगर नहीं पता तो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की जो जगह है जहां से हमको रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक लेकर आना है, वो पास में ही होनी चाहिए लोकेशन। लेबर अवेलेबल होना चाहिए। हर एक इंडस्ट्री को फंक्शन करने के लिए खूब सारा लेबर की जरूरत होती है। अगर आप मशीन्स भी लगा देते हो तो भी उस इंडस्ट्री की मेंटेनेंस के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर चाहिए होते हैं। तो लेबर की अवेलेबिलिटी इन अबंडेंस या फिर अच्छी खासी क्वालिटी और क्वांटिटी में हम लोगों को मिल जाए तो वो बहुत अच्छी चीज होती है, क्लोज टू द प्लेस ऑफ द इंडस्ट्री। फिर कैपिटल की जरूरत होती है। नेचुरली हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल मतलब वो चीज जो इन्वेस्ट करेंगे हम लोग इनिशियली ऑन मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको हम लोग कहेंगे कैपिटल, जो हमारा फिक्स्ड असेट बना देगा या फिर हमारे एवरीडे एक्सपेंसेस के लिए यूज होगा। तो वो कितना है, कितना लगा सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है प्लांट की, कितना हमारे पास प्रॉफिट आएगा, ये सारी चीजें सोचकर हम लोग कैपिटल इस्तेमाल करते हैं।
पावर सप्लाई, पावर चाहिए होता है एक इंडस्ट्री को चलने के लिए। कई बार अगर मशीन्स के पास कंटिन्यूस पावर नहीं होगा, मान लीजिए बार बार लाइट जा रही है, बंद हो गया सब कुछ, सारा सिस्टम बंद हो गया, आपका लाइव बंद हो गया, सब खत्म हो गया, तो फिर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इरेटिक अगर सप्लाई होगा तो आपकी पूरी एक इंडस्ट्री की ग्रोथ को हैम्पर कर सकती है, प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं पावर का यहाँ पर सप्लाई होना इंपॉर्टेंट है। फिर मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे रॉ मटेरियल के आसपास लोकेटेड होनी चाहिए इंडस्ट्री, उसी तरीके से मार्केट के भी पास में लोकेटेड होनी चाहिए इंडस्ट्री। यानी कि जब हम लोग अपना पूरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद जब हमें उसे आसपास पहुंचाना है, तो मार्केट भी अगर बहुत दूर दूर होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ही इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्ट का। तो वो सारी चीजें एक्सक्लूसिवली हटाने के लिए हम लोग देखते हैं मार्केट भी पास में ही होना चाहिए। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट मतलब सिर्फ ये नहीं कि रोड बना दिए, रोड के अलावा वहां पर ट्रक्स हैं, वहां पर ट्रक ड्राइवर्स हैं, क्या वहां पर सब लोग मिलेंगे हम लोगों को ड्राइव करने के लिए, या फिर उसके अलावा रेलवे स्टेशन अगर कोई बहुत बल्कि सा हमारा रॉ मटेरियल है या कोई बल्कि सा प्रोडक्ट बनकर बाहर आने वाला है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमारे आसपास प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेलवेज, रोडवेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी, अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर SEZs के बारे में पढ़ा था। SEZs मतलब स्पेशल ईसरल जोन्स नहीं, SEZs मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज रखी थी। क्यों रखी थी? ताकि लोग अट्रैक्ट हो, बाहर की कंपनीज अट्रैक्ट हो और हमारे यहाँ पर आकर अपनी इंडस्ट्री को लगाएं। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या है, कई बार अलग अलग तरीके की पॉलिसीज देते हैं। जैसे आप 5 साल तक हम लोगों को टैक्स मत देना, आप लोगों को ना फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी लेबर लॉज में, जो चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं ग्लोबलाइजेशन में। तो उस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी होती है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वहां पर लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी तो कितनी और कैसे लगेगी। ये सारे जो है फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन लगाते वक्त, इंडस्ट्रियल लोकेशन कहां पर होगी इसको सेट करते टाइम एक इंसान सोचता है जो कि लगाने वाला होता है अपनी इंडस्ट्री को। जैसे कि एक दिन मैं अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगी तो मैं ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करूंगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है इट टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कॉस्ट। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उस जगह पर लगाई जाती हैं जहां पर या तो आसानी से अवेलेबल होंगे ये सारे इंडस्ट्रियल लोकेशन के फैक्टर्स, या फिर लोअर कॉस्ट पर वहां पर अरेंज करवाए जा सकते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडस्ट्रियल लोकेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री कैसे होती है। वैसे इस पार्ट से क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आ जाते हैं तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्या है ये कि हम लोग यहाँ पर एक आइडियल लोकेशन कैसे सेट करेंगे इन चारों फैक्टर्स को सोच के। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कितना प्रोडक्शन करने का उस साइट पर कितना कॉस्ट होगा, रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करने का कितना हमारा कॉस्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन वहां से मार्केट तक पहुंचा के आगे बेचने का कितना हमारा कॉस्ट होगा वो, और उसके साथ डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। अब यहाँ पर समझो कि कई बार जैसे मैंने आपको बोला गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारे आइडियल लोकेशन को सेट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज है जो कि मार्केट से लिंकेज की बात कर रहा है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उसके साथ साथ हमारी ऐप पर भी दिया हुआ है, इफ यू वांट टू गो एंड अंडरस्टैंड दैट पार्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज का लगना और बढ़ना, अलग अलग चीजों में मशीन्स का इन्वॉल्व होना, या फिर एक जगह पर एक सेटअप में एक छत के नीचे सारा प्रोडक्शन का प्रोसेस होना इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट होता है। और इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है? अर्बनाइजेशन यानी कि एक जगह है, नॉर्मल सी जगह है, वहां पर कुछ इस तरीके की कंडीशंस बन जाती हैं कि इस तरीके की नई नई रिक्वायरमेंट्स और नीड्स आ जाती हैं लोगों की कि उसे हम लोगों को एक अर्बन सेटिंग के तरीके से डेवलप करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एक बहुत ही रूरल सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेरी फैंसी रेस्टोरेंट नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को उस चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। आज वहां पर एक ढाबे से भी काम चल जाएगा, एक हाईवे की रसोई से भी काम चल जाएगा, चाय की एक छोटी सी टपरी से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अर्बनाइजेशन की बात करें तो आजकल जैसे अगर हम लोग अर्बन सेक्टर्स की बात करें तो वहां पर रेस्टोरेंट्स का होना एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की एक साथ। क्यों? अनदर क्वेश्चन दैट कैन कम।
जो कि होगा अबाउट एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। क्या है, डरना मत, मैं अभी बिल्कुल ढंग से समझा दूंगी। बड़े बड़े शब्दों से तो कभी भी मत डरना। मतलब मैं सबसे पहली चीज ये रूल और गांठ बांध लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि हम लोग छोटे शब्दों से शायद एक बार फिर भी डर जाएंगे, जैसे गोवा कहाँ पे है लोकेट करना, लेकिन इससे कभी नहीं डरेंगे, बड़े बड़े शब्दों से नहीं डरेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक जगह पर स्टार्ट होता है और उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन फॉलो करते करते पीछे आ जाता है। यानी कि अगर हम लोग, मैंने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं अगर आप लोग ऐप में पढ़ते हैं तो जैसे नीमराना का एग्जांपल हम लोग पढ़े तो उसके आसपास पहले इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था। जब वहां पर इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हुई तो वहां पे चाइनीज रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे स्पेसिफिक चीजें खुलने लगी और उस पूरी जगह का ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होता है एक जगह पे, अर्बनाइजेशन यानी कि अर्बन सेटिंग की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अलग अलग तरीके की चीजें, वो सब यहाँ पर उसके पीछे पीछे आती जाती हैं एक जगह पर। इसको हम लोग कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। एग्लोमरेशन का इकोनॉमी का एक सिंपल मतलब लेके चलना कि कुछ बेनिफिट मिल रहा है एक जगह को भी उस वहां पर इंडस्ट्रीज को सेटअप कराने से और उसका बेनिफिट उठाकर कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। अर्बनाइजेशन क्या है? द इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। अर्बनाइजेशन यानी कि जब टाउन्स और सिटीज में रहने वाले लोगों, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिटीज जो है प्रोवाइड करती हैं मार्केट्स और उसके साथ साथ प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को सिटीज ये सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या है? When many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers is known as agglomeration economies। अगर हम लोग प्री इंडिपेंडेंस टाइम की भी बात करें तो वहां पर भी ऐसा होता था कि जनरली जो ऐसी इकोनॉमीज हैं जो कि डेवलप कर रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज जैसे जैसे लगती जाएंगी अर्बनाइजेशन होता जाएगा, वहीं पर ही कॉन्सेंट्रेटेड हुआ करती थी। तो यहाँ पर जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ में आएंगी, क्या चीज के लिए? ये जो सारे बेनिफिट्स जो सिटीज प्रोवाइड कर रही हैं उनको यूज करने के लिए, अपने बार्गेनिंग पावर को बेहतर करने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज को बेटर बनाने के लिए, या लार्जली उस सिटी से, उस अर्बन सेंटर से जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उसको अपने लिए एनहांस करने के लिए, तो उस तरीके की इकोनॉमी को हम लोग कहेंगे एग्लोमरेशन इकोनॉमी। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट क्लासिफिकेशन। तो तीन इंपॉर्टेंट जो ऊपर के पार्ट से वो हम लोग क्लियर करके आ चुके हैं। हमने पढ़ा अबाउट इंपॉर्टेंस, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसे सेटअप होती है, उसमें हमने एग्लोमरेशन इकोनॉमीज के बारे में भी पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन कैसे होता है? क्लासिफिकेशन 5 बेसिस पर होता है। जैसे अगर मैं आज आप लोगों को कह दूं कि अगर आप लोग चैट पर सबसे ज्यादा हाउ इज योर जोश लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि कैसा है आपका जोश, तो ही आप लोगों को ये आगे का लेक्चर अटेंड करने के लिए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर ये बेसिस होगा तो किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, फिर कितने सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते हुए मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों के क्लासिफिकेशन के बेसिस बन सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बाकी के बच्चे जो कमेंट नहीं कर रहे वो बिल्कुल अच्छे नहीं है या फिर उन लोगों के लिए ये क्लास नहीं है? तो ऐसा नहीं है, मैं किसी को भी क्लास से नहीं निकाल रही हूँ, मैं सिर्फ एक बेसिस का मतलब समझा रही थी। अगर एक क्राइटेरिया हम सेट कर देते हैं किसी भी चीज को क्लासिफाई करने का, तो उसे हम लोग कहते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। 5 तरीकों से होगा जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। 5 तरीके हैं। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? अगर एग्रीकल्चरल बेस्ड है यानी कि रॉ मटेरियल सीधा एग्रीकल्चर से आ रहा है तो वो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बन जाती है। अगर वो मिनरल्स से आ रहा है तो वो एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बन जाती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आ सकती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉटन, वूल, जूट, सिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा होगी रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। ये सारी चीजें दूसरी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज बनेंगी। किसकी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की। इसमें से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कॉटन और जूट को, और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे अबाउट शुगर इंडस्ट्री। तो देखा यहाँ पे कितना कम काम हो गया हमारे लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड यानी कि मिनरल से बनने वाली
जिसमें बेसिक जो मटेरियल है वो मिनरल्स का है, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसे हम कहेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारी वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि बनती हैं फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज करती हैं। इनका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, उसके बेसिस पर ये इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन है। इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा एक और भी पढ़ने वाले हैं। इसके आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मेन रोल और द की फंक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पर क्या आपका फंक्शन है, मतलब आपका आज इस लेक्चर में क्या फंक्शन है। अगर आप नहीं होंगे तो मैं नहीं होंगी, तो यहाँ पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपका एक बहुत ही की फंक्शन है। तो इस तरीके से बेसिक और की फंक्शंस के बेसिस पर अगर हम लोग इंडस्ट्रीज को देखें तो वो इंडस्ट्रीज होंगी जो कि सप्लाई करेंगी प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स। यानी कि अगर मैं सप्लाई ही नहीं करूंगी रॉ मटेरियल को, तो फिर कैसे बाकी की सारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाएंगी। अगर मैं आप लोगों को एक मशीन ही नहीं दूंगी तो आप किस तरीके से कॉटन की टी शर्ट को प्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ पर वो इंडस्ट्रीज जो कि बाकी की इंडस्ट्रीज को चलने में मदद करती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बेसिक या फिर की इंडस्ट्रीज। इसका एग्जांपल आयरन एंड स्टील या फिर कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, वो सारी चीजें जिसकी मदद से आगे जाके मशीन्स बनने वाली हैं, टूल्स बनने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो कि डायरेक्टली ऐसा सामान प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि कंज्यूमर्स कंज्यूम कर सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं। अब क्या मैं एक मशीन को जो कि कॉटन की टी शर्ट मुझे बनाकर देगी उसे डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ? जी नहीं। मैं क्या शुगर को, टूथपेस्ट को, पेपर को, स्यूइंग मशीन को, फैंस को, इन सब को यूज कर सकती हूँ डायरेक्टली। इसीलिए ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज का पार्ट बन जाती हैं। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा इन्वेस्टेड है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसे ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो कि हम लोग कर सकते हैं असेट्स लेने के लिए एक इंडस्ट्रियल यूनिट का। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो स्मॉल स्केल कौन सी होगी, जहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है अप टू 1 करोड़। अगर 1 करोड़ रुपए तक का आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप मैक्सिमम, अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर आ जाएंगे। अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 करोड़ से ज्यादा। तो उसके बाद वो लिमिटलेस है, कितना भी पैसा लगा दीजिए आप अपनी इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनाने के लिए। अगर 1 करोड़ से ज्यादा लगा देंगे तो आप एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन जाएंगे। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पर 4 आते हैं, जनरली लोगों को 2 ही याद रहती है, पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन उसके अलावा भी 2 हैं। कौन सी? तीसरी है जॉइंट और चौथी है कोऑपरेटिव। तो पहली है पब्लिक। पब्लिक मतलब लोगों की सब लोग जॉइंटली उसको चला रहे हैं, साथ में रख रहे हैं। पब्लिक यानी कि वो जो कि गवर्नमेंट की एजेंसीज, गवर्नमेंट जिसे हैंडल करती है, तो गवर्नमेंट को भी तो हम लोग ही टैक्सेस दे रहे हैं। इवेंचुअली पब्लिक के हिसाब से ही चल रही है, मतलब आप लोगों ने सही गैस किया था, जो इंडस्ट्रीज पब्लिक के हिसाब से चल रही है वो है हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो कि ओन्ड है और ऑपरेट की जाती है बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। कौन सी? जैसे कि मान लीजिए भेल है, भारत भेल, मतलब वो नहीं, भेलपुरी वाला भेल नहीं है यहाँ पर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अच्छा, कितने बच्चे जिन लोगों को पढ़ाई करते वक्त बहुत भूख लगती है, मतलब उनको लगता है जैसे ही थोड़ा सा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, बीच में लगता है यार चलो यार थोड़ा खाना वाना खा के आ जाते हैं यार, पॉपकॉर्न का है यार, ये थोड़ा सा कुछ बढ़िया मस्त मम्मा रसना वसना पिला दो। ऐसा कुछ कोई ऐसे बच्चे हैं क्या यहाँ पर जिन लोगों को ऐसे लगता है कि कॉन्स्टेंटली स्नैकिंग करते करते पढ़ाई होती है? मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं पढ़ती थी, तो मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे लगता था कि आसपास में कुछ कुछ खाने की चीजें हो। तो अगर आपको इस चीज की हैबिट है तो प्लीज अपने आसपास हेल्दी स्नैक्स रखिएगा। अगर आप बर्गर खा रहे होंगे साथ में, या फिर ऐसे फ्राइज वगैरह खा रहे होंगे, तली हुई चीजें खा रहे होंगे, तो आपको नींद आने लग जाएगी, और मैं नहीं चाहती आपको नींद आए। तो अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए और यहाँ पर ले आइए वापस। भेल पढ़ते हैं, तो भेल का मतलब है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसके अलावा हमारे पास है सेल, भेल और सेल, जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। इनकी पिक्चर्स भी मैंने आपके लिए लगा दी हैं, भेल और सेल, तो प्लीज यहाँ पर देख के खुश रहिए। इसके बाद हम लोग कहेंगे प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को कौन सी होंगी? जो कि ओन्ड बाय और ऑपरेटेड बाय होंगी प्राइवेट प्लेयर्स, इंडिविजुअल्स या फिर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जब साथ में आके ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं एक इंडस्ट्री को, तो वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बन जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं टिस्को जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, उसके अलावा डाबर इंडस्ट्रीज, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के। इसके बाद अगर हम लोग बात करें
जॉइंट सेक्टर की, वो होंगी जब जॉइंटली रन करेंगी बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जब साथ में आके काम करेगा तो वो जॉइंट सेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर प्राइवेट में हमने क्या पढ़ा था, या तो एक इंसान होगा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, और हमने पब्लिक में क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट एजेंसीज। तो जब गवर्नमेंट यानी कि स्टेट सरकार और उसके साथ साथ इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में आकर एक इंडस्ट्री को ओन और ऑपरेट करेंगे, उसे हम लोग कहेंगे जॉइंट सेक्टर। इसका एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड, मस्त कंपनी है ना, ऑयली नाम है इसका नाम भी, और फर्स्ट नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर यानी कि वो इंडस्ट्री, अब इसको ध्यान से पढ़ना, जो कि ओन और ऑपरेट, ये तो दो शब्द कॉमन है, बाय प्रोड्यूसर्स, वो लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि उगा रहे हैं, बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से एग्रीकल्चर, और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पर कैसे समझेंगे, वो लोग जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं रॉ मटेरियल को। एग्रो बेस्ड के एग्जांपल में अब फिर से समझाती हूँ ठीक से क्या बोल रही थी। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे फार्मर्स हैं जो कि उगा रहे हैं मान लीजिए कॉटन को, या फिर जो सप्लायर्स हैं यानी कि मान लीजिए अगर कोई मिडिल मैन है, कोई ट्रेडर है जो कि बीच में लेकर आ रहे हैं फार्मर से एक जगह तक उस पूरे रॉ मटेरियल को, वो लोग और उसके साथ साथ वहां के जो वर्कर्स हैं, या फिर दोनों जब साथ में मिलकर, या फिर इनमें से कोई एक एंटिटी चलाता है, ओन करता है एक कंपनी को और उसके साथ साथ उसको ऑपरेट करता है, तो उसे हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। ये जो होते हैं ये पूल इन करते हैं अपने रिसोर्सेज को, जैसे अपने कैपिटल को, अपने रॉ मटेरियल को, अपने लेबर को, और उसके साथ साथ प्रॉफिट्स को भी शेयर कर लेते हैं, लॉसेस को भी शेयर कर लेते हैं, जैसे और जब जो होते हैं। तो ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर है होता है। यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री जो है हमारी महाराष्ट्र में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। शुगर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको प्रेफरेबली कोऑपरेटिव ही बनाए रखना होता है। क्यों, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, पर याद रखिएगा ये कोऑपरेटिव का अच्छा एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ कॉयर इंडस्ट्री इन केरला। कॉयर का क्या मतलब होता है पता है आपको? कॉयर का मतलब वो भी होता है जो लोग साथ में ना एक साथ खड़े होकर गाना गाते हैं, तो कोऑपरेट करके साथ में गाना गा रहे हैं। कॉयर इंडस्ट्री जो है वो है इन केरला। केरला में ही कॉयर, क से केरला, सी से कॉयर, ये सब एक साथ हो रहा है इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, ऐसे इसको याद रखेंगे। तो ये जो इंडस्ट्री है केरला में, यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा ये वाला क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप खत्म होता है। फिर हम लोग देखेंगे ये आखिरी क्राइटेरिया हमारा पांचवा, यहाँ पर है बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी कि दोनों रॉ मटेरियल और उसके साथ साथ फिनिश प्रोडक्ट्स दोनों का जो भी हमारा वेट होगा, बल्कि होगा, कितना वो हैवी है, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वाला क्राइटेरिया बनाया गया है। एक है हैवी इंडस्ट्रीज, जिसमें हम लोग कहते हैं हैवी होगा रॉ मटेरियल और उसके साथ साथ जो उसके फिनिश प्रोडक्ट्स होंगे वो भी हैवी होंगे। तो सीमेंट है। अब सीमेंट देखने में कितना इजी लगता है ना, लेकिन आप एक बार एक बोरी उठा के दिखा दीजिए, मतलब कंधे दुख जाएंगे। तो यहाँ पर सीमेंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये हैवी रॉ मटेरियल वाली है, इसका फिनिश प्रोडक्ट भी हैवी है। इस वक्त अगर हम लोग लाइट इंडस्ट्रीज की बात करें तो लाइट इनका रॉ मटेरियल और उसके साथ साथ इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी होगा लाइट। अब जहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात कर लीजिए, टॉय इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, तो इनका जो रॉ मटेरियल जो आकर कॉटन और छोटी छोटी चीजें इनको बनाएंगी वो भी बहुत लाइट होंगी इन वेट, और उसके अलावा जो इनका फिनिश प्रोडक्ट होगा वो भी लाइट होगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग जहां से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इंडस्ट्रीज को, इसको हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। मटेरियल क्या यूज्ड हो रहा है, तो यहाँ पर दो तरीकों से होता है इसका क्लासिफिकेशन, एग्रो बेस्ड और उसके साथ साथ मिनरल बेस्ड। अब इसमें हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं? एग्रो बेस्ड को पढ़ेंगे। एग्रो बेस्ड में सबसे पहली इंडस्ट्री है जिसको हम पढ़ेंगे वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब यहाँ पर आते आते बहुत लोगों की एनर्जी डाउन हो गई है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो असली मुद्दा तो यहाँ से चालू हो रहा है। अभी तक तो हम बातें कर रहे थे, मजाक कर रही हूँ, अभी तक भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, लेकिन वो सारी चारों इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हेडिंग्स थी, इसके अलावा पांचवी एक और इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो कि हमको कवर करनी है, तो वो भी अभी करनी है साथ में मिलकर। लेकिन अभी ये हम लोग चौथी मेन हेडिंग के सब पार्ट्स पर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन कैसे होता है देख लिया, क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है अब वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं अब क्या चाहती हूँ आप लोगों से, अगर नींद आ रही है तो सबसे पहले तो उठ जाओ, और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपको ये नहीं प्रॉमिस कर सकती कि ज्योग्राफी लेंदी नहीं होगा, पर मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि ज्योग्राफी डिफिकल्ट नहीं होगा।
इसको याद करने का एक तरीका है, एक स्टाइल है, इसको अपनी एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करो, जो फैक्ट्स हैं उनको क्लोजेस्ट तरीके से अपनी लाइफ में रिलेट करके एकदम इजी एग्जाम्पल से उसे याद करने की कोशिश करो। तो लेंदी है पर आसान भी, मुश्किल नहीं है, डर के भागने वाली नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। आई होप अब तक जो लोग सो रहे थे वो मेरे ज्ञान से जाग गए होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं, अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लें, 4% ऑफ द जीडीपी देते हैं। देखिए कभी कभी मेरे साथ कॉपरेट नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे होगा 14% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं। मतलब अगर हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। इसके बाद 35 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं यहाँ पर। सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में लोग एम्प्लॉयड है हमारी कंट्री में, सबसे ज्यादा खेती चल रही है। इसके अलावा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बार बार बोलती हूँ, एग्रीकल्चर का एक और पार्ट होता है खेती बाड़ी फार्मिंग के अलावा, वो क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरी इंडस्ट्री आती है वो आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने लोग हैं? 35 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड। फिर यहाँ पे है फॉरेन एक्सचेंज लेकर आता है ऑफ अबाउट 24.6, लमसम 25%, 4% अकाउंट करता है जीडीपी में। अकेली इंडस्ट्री 4% हमारी यहाँ पर जीडीपी में अकाउंट करती है। अगर हम लोग कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल में एंशिएंट तरीके से जब हम लोग काम करते थे तो हम लोग हैंड स्पिनिंग, हैंडलूम की जरूरत की मदद से प्रोडक्शन क्या करते थे। 18th सेंचुरी के बाद हम लोग पावर लूम्स लेकर आए जो कि पावर की मदद से चलने लगे और उसके बाद काम को काफी फास्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्यों होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का लोकलाइजेशन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आप लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड मिलेंगी। ये हम लोगों ने मैप्स वाले हमारे उसमें भी पढ़ा है, क्या है कहाँ है, याद से पढ़ लो जाकर। अब यहाँ पर अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी यहाँ पर रुक कर मत पढ़ना, पहले ये पढ़ लो फिर वो पढ़ लेना, पर पढ़ लेना मैप्स को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लोकलाइजेशन है। मैंने आपको कहा था इंडस्ट्रियल लोकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उन फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर क्यों हो रहे हैं उनकी स्पेसिफिक जगहें याद कर लो और उस तरीके से आप लोग इसको अपना आंसर फ्रेम करोगे। अब यहाँ पर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन। हमको पता है वहां पर हमारे पास कौन सी मिट्टी है, काले धब्बे वाली काली मिट्टी। काली मिट्टी में उगती है हमारी कॉटन, जिसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को। तो यहाँ पर ऑब्वियसली उस एरिया में कॉन्सेंट्रेशन है, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी हो जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर मार्केट भी क्लोज है, यानी कि अगर हम लोग गुजरात और महाराष्ट्र से और सारे सेंटर्स जहां पर हम लोगों को अपना सामान बेचना है उसकी अगर कनेक्टिविटी की बात करें वो भी अच्छी है और उसके साथ साथ मार्केट भी पास में है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, मैंने आपको बताया, लेबर भी चीपली अवेलेबल है। अब आपको पता है यहाँ पे लेबर क्यों अवेलेबल है? क्योंकि मैंने आपको कैसे बताया था कि जैसे लोग अलग अलग जगहों से शिफ्ट करके आने लग जाते हैं। प्री इंडिपेंडेंस टाइम की अगर हम लोग बात करें तब से यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब लोगों को ये चीज पता चल चुकी है कि सूरत में, अहमदाबाद में, ये जो महाराष्ट्र में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है इन इंडस्ट्रीज का, यहाँ पर हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर लेबर भी मिल जाता है। फिर है यहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट जो कि आइडियल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर कॉटन ग्रो अच्छी करेगी तो यहाँ पे नेचुरली पास में प्रोड्यूस भी अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद हम लोग कहते हैं जो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है ना, ये अपने आप में सेल्फ रिलायंट और कंप्लीट वैल्यू चेन बनाती है, यानी कि खुद से ही बनती है और कंप्लीट पूरा प्रोडक्ट बाहर डिलीवर कर सकती है। ये एक ऐसी अकेली इंडस्ट्री है जिसका अगर आप ये पॉइंट लिख दोगे तो एक मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर के ऊपर कि वाह यार बच्चा पढ़ के आया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फाइबर प्रोडक्शन होता है सबसे पहले, इसके बाद रॉ फाइबर से है ना, उसके बाद यहाँ पे स्पिनिंग होगी। स्पिनिंग होगी तो यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा, यार्न यानी कि धागे में। इसके बाद वीविंग और निटिंग होगी, वीव होंगे वो सारे धागे साथ में आएंगे, निटिंग होगी उन सारे धागों की, तो फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनेगा। इसके बाद इसकी डाइंग और फिनिशिंग होगी। डाइंग और फिनिशिंग यानी कि कपड़े में कलर चढ़ेगा, उसकी फाइनल फिनिशिंग, वो जो साइड में मतलब कहते हैं ना वो सारे टाके वगैरह जो लगने होते हैं वो सब लगेंगे। डाइंग और फिनिशिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे गारमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कहाँ जाएगा? गारमेंट मैन्युफैक्चरर के पास। ये चीज हम कहाँ पढ़ चुके हैं? ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में भी। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस है और इस चीज को हम लोग सेल्फ रिलायंट और कंप्लीट वैल्यू चेन कहते हैं। इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है अपने यार्न को, यार्न यानी कि अपने किसको? यार्न यानी कि कपड़ा या धागा।
यान यानी कि हमारा धागा, इंडिया एक्सपोर्ट करता है अपने धागे को टू जापान, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। वर्ल्ड ट्रेड होता है हमारे यहाँ से कॉटन यान का, वो है टोटल वर्ल्ड ट्रेड का 1/4। मतलब अगर दुनिया में जितना भी कॉटन के यान का ट्रेड हो रहा है, अगर उसे 4 हिस्सों में बांट दें तो एक पूरा हिस्सा इंडिया का है। इंडिया बढ़िया मस्त तरीके से कॉटन यान को कर रहा है ये वर्ल्ड ट्रेड कर रहा है। गारमेंट ट्रेड जो है इट इज ऑफ 4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स, यानी कि वर्ल्ड में जितना भी पूरा गारमेंट का वो हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसमें से 4% पूरा इंडिया के हाथ में आता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रोडक्शन इज इन फ्रैगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स। अब यहाँ पर इस चीज को ऐसे समझिए, अगर मैं आपको कहूं कि यार आ जाओ साथ में मिलकर ना लस्सी का एक ब्रांड खोलते हैं, ठीक है, तो लस्सी का एक ब्रांड साथ में खोलने के लिए मैं कहूंगी यार एक साथ आते हैं, अपने सारे रिसोर्सेस को पूल इन करते हैं और उसके साथ में यहाँ पे एक चिलिंग सेंटर बनाएंगे, एक पूरी मतलब ना गाय भैंसों का अपन पूरा एक वो भी बना देंगे, सेंटर बना देंगे, वहां से सब कुछ हो जाएगा, दूध भी अच्छा आ जाएगा, उससे दही भी अपन अपनी खुद की बना लेंगे। मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस एक ही जगह पे हो जाएगा। तो अपन जितने बल्क में लस्सी प्रोड्यूस कर पाएंगे वो कई सारे लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपने घर से लस्सी बना रहे हैं, मैं अपने घर से लस्सी बना रही हूँ, कोई सरल में बैठ के लस्सी बना रहा है, ऐसे अगर सब लोग अलग अलग जगह से लस्सी बना रहे होंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो छोटे यूनिट्स में बढ़ जाएगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ यही प्रॉब्लम है, मतलब पोटेंशियल बहुत है लेकिन जो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है ये छोटे यूनिट्स में बटा हुआ है। पावर सप्लाई इज इरेटिक। मैंने आपको कहा था पावर सप्लाई होना बहुत कंटिन्यूसली जरूरी है। पावर सप्लाई नहीं होगा तो इसके साथ 2 दिक्कतें आ सकती है। एक तो हमारी मशीन्स खराब हो सकती हैं और उसके साथ साथ डिलेज हो सकते हैं इन द प्रोडक्शन। अगर बार बार मशीन रुकेगी तो बार बार ऑब्वियसली प्रोडक्शन रुकेगा। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला, मशीन खराब हो जाती है। बार बार अगर मशीन रुकेगी तो एक पॉइंट के बाद वो खराब भी हो सकती है। मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड। अब यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि हम लोग बहुत पुराने टाइम से कॉटन को प्रोड्यूस करते हुए आ रहे हैं, तो नेचुरली हमारे पास बहुत मतलब हमको लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मशीनरी है उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। जैसे जैसे अपग्रेडेशन आता है हम लोगों को भी अपग्रेड करना होगा इस पूरी मशीनरी को जो हमारे पास है। लो आउटपुट ऑफ लेबर। अब ऐसा नहीं है कि लेबर काम नहीं करती, लेकिन लेबर की जो एफिशिएंसी है वो ऑप्टिमम लेवल पर नहीं है। अलग अलग यूनिट्स में काम कर रहे हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या वो वेल स्किल्ड हैं उस काम के लिए या नहीं है, वो सारी चीजों की वजह से लो आउटपुट आता है, आउटपुट बहुत अच्छा नहीं आ पाता। स्टिफ कंपटीशन है विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। अब यहाँ पे सबसे मेजर दिक्कत जो देता है वो होता है हमारा जो कॉम्पिटिटर। अब वो हम लोगों ने जूट में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जूट को टक्कर देता है प्लास्टिक। सीधा आपको जूट बैग चाहिए होगा, अरे गीला हो जाएगा, रहने दो, प्लास्टिक बैग उठा लेते हैं। इन सिमिलर फैशन कॉटन की बजाय बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स आ चुके हैं जो कि कॉटन को रिप्लेस करते जाते हैं। अरे ज्यादा ड्यूरेबल है, अरे फेड नहीं होता, कॉटन तो फेड हो जाता है, अरे उसमें से वो छोटे छोटे धागे निकल आते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर ले लेते हैं, इसमें से ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका एक स्टिफ कॉम्पिटिशन आ जाता है कॉटन टेक्सटाइल का और ये सारी इसकी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। इसके अलावा है एक्सपोर्टिंग ऑफ यार्न डज नॉट प्रोवाइड्स एज मच इनकम एज एक्सपोर्टिंग ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक यानी कि कपड़ा, यानी कि धागा। हम लोग धागा तो बढ़िया मस्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उतना वहां से हम लोगों को आउटपुट नहीं निकल कर आएगा जितना अगर हम लोग कपड़ा पूरा बाहर भेजेंगे तो उससे निकल कर आएगा हमारे पास आउटपुट। अगर हम लोग कहते हैं यान हम लोग सेल करते हैं 85 पर केजी, मतलब अगर धागे हम लोग सेल करेंगे 85 रुपीज पर केजी में, तो यहाँ पर हम लोग एक ट्राउजर को सेल आउट कर सकते हैं, पूरे फैब्रिक एक कपड़े को हम लोग सेल आउट कर सकते हैं 800 पर केजी पर। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा यान यूज होगा, लेकिन यहाँ पर समझिए कि उसका ओवरऑल जो हमारा एक्सपोर्ट से अर्निंग होगा वो कहीं ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक एंड टू द गारमेंट। तो यहाँ पर क्योंकि हर जगह पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर हम लोग एक धागे से उसको मतलब यान में कन्वर्ट कर रहे हैं, यान से उसको एक फैब्रिक एक कपड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं और कपड़े से एक प्रॉपर गारमेंट एक टी शर्ट में, एक पैंट्स में, ट्राउजर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में हमारी वैल्यू हर लेवल पर इंक्रीज होगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इस पूरे प्रोसेस का। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी अबाउट प्रॉब्लम्स। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे अबाउट द जूट इंडस्ट्री। अब जूट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में हम कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग सबसे
हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं आफ्टर बांग्लादेश। प्रोड्यूस सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बांग्लादेश कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आ जाओ आके देखते हैं। यहाँ पर ये है कि हमारे पास 1947 में हमारा हुआ था पार्टीशन, सबको पता है। पार्टीशन में हम लोगों को पता है बांग्लादेश एक समय पर पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अब उसका नाम बांग्लादेश हो चुका है। उनके अपने आप में बहुत सारे झगड़े हुए जो कि हमने अलग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पार्टीशन में हमारे पास क्या हुआ, जो जूट मिल्स थे वो हमारे यहाँ पर रह गए, मतलब जो हमने इंडस्ट्री सेटअप की जूट को बनाने की, वो हमारे यहाँ पर रह गए। लेकिन 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो बांग्लादेश के पास चला गया, यानी कि उपज जहां से हो रही है वो बांग्लादेश के पास हिस्सा चला गया, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अब जूट इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है अलोंग द हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। अब इस चीज को याद करना कितना आसान है, मैंने आपको जब मैप्स पढ़ाए हैं मैंने तब भी कहा है वेस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान के पास में है। वेस्ट क्यों नाम दिया है, क्योंकि उसका कुछ ईस्टर्न हिस्सा भी होगा। ईस्टर्न हिस्सा क्या था, हमारा पुराना इंडिया। तो यहाँ पे जो ईस्ट पाकिस्तान है वो एक तरफ है, वेस्ट बंगाल जो है हमारा एक हिस्सा है जो कि हमारी कंट्री में है। अब यहाँ पर हुगली रिवर जो है वेस्ट बंगाल में, उसी के ऊपर हमारे जूट मिल्स, जूट इंडस्ट्री पूरी की पूरी लोकेटेड है। हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है उतना प्रोडक्शन, क्योंकि 3/4 जो हमारे पास उगाने वाली जगहें थी, पूरा प्रोडक्शन का जो हमारे पास खेती बाड़ी का वो पूरा पार्ट था, वो पूरा पार्ट चला गया था बांग्लादेश के पास, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिल्स रह गए थे। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला मिल कब लगाया गया था, तो फर्स्ट जूट मिल लगाया गया था कोलकाता में 1859 में, रिश्रा में। ठीक है, अब इसको याद करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें पता है वेस्ट बंगाल में पूरा मतलब हमारे पास जूट प्रोडक्शन होता है, ये हमको पता समझ में आ गया है। अब यहाँ से आप याद करेंगे कि यहाँ पर कौन सी जगह है, कोलकाता है ऑब्वियसली, तो कोलकाता में लगाया गया है। कोलकाता में जूट है, जूट से JR रिश्रा। अगर जूट जूनियर है तो यहाँ पे रिश्रा में वहां पर हुआ है। अब आप मतलब ये मेरा तरीका है, जूट मतलब मैं ये कह रही हूँ जूट होता है जैसे, अगर हम कह रहे हैं जूट JR है, जूनियर है, तो R से रिश्रा है, तो जूट की जो हमारी इंडस्ट्री है वो रिश्रा में लगाई गई थी। कोलकाता तो हमको याद रह जाएगा 1859 में। इस तरीके से याद रखना है तो रखिए, अपना कोई अपना पर्सनल तरीका बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, याद कर पाओगे चीजों को। अब वो फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द लोकेशन ऑफ जूट मिल्स इन हुगली बेसिन, क्या कहा मैंने आपको पास इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। हुगली बेसिन में क्यों है जूट मिल्स? प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम लोगों को जूट इंडस्ट्री में क्या चाहिए, जूट एरियाज चाहिए। जूट एरियाज उसके पास में लोकेटेड है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर देते हैं, सीधा सीधा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क ऑफ रेलवेज रोडवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। अगर हम लोगों को मूवमेंट कराना है रॉ मटेरियल का मिल्स तक, तो फिर यहाँ पर हम लोगों को एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का बढ़िया सा स्पेस चाहिए होगा जो कि इनएक्सपेंसिव तरीके से उसे कर पाए, और वो है यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट भी मिल रहा है बेसिन में, रेलवेज भी अच्छे और साथ साथ रोडवेज भी अच्छे हैं। फिर हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे अबंडेंट वाटर सप्लाई चाहिए होगा आसपास के रिवर से फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। रॉ जूट को प्रोसेस करने में बहुत सारा पानी चाहिए होता है, बहुत सारा पानी हम लोगों को यहाँ पे रिवर से मिल पाएगा। तो यहाँ पर चीप लेबर हमें कहाँ से मिलता है, यूपी, बिहार और ओडिशा से, आसपास में ही है वेस्ट बंगाल के, तो वहां से खूब सारा लेबर मिल जाता है। कोलकाता इज अ लार्ज अर्बन सेंटर विच प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स फ्रॉम हुगली। हुगली से अगर हम लोगों को एक्सपोर्ट कराना है तो कोलकाता में, क्योंकि वो एक अर्बन सेंटर है, कि सिटीज के बेनिफिट्स लेने के लिए इंडस्ट्रीज साथ में आ रही हैं, तो उसका हमने लाइव एग्जाम्पल भी देख लिया। कोलकाता क्योंकि यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज देता है, तो सारी इंडस्ट्रीज आकर वहीं पर ही लगकर खड़ी होंगी। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। इसके बाद हम लोग देखेंगे चैलेंजेस क्या हैं जो ये इंडस्ट्री फेस कर रही है। तो सबसे पहला चैलेंज है लेस डिमांड एंड इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्राजील एंड इजिप्ट। हम लोगों को आता है यहाँ से कंपटीशन, और हमें यहाँ पर डिमांड कम होती जा रही है जूट की। तो जूट की जो ऑलरेडी डिमांड हमारे पास आया करती थी वो कम है, और उसके अलावा हमें लोगों को कंपटीशन दे रही हैं ये सारी कंट्रीज। स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, एक तो कंट्रीज अपने आप में कंपटीशन दे रही हैं, फिर सिंथेटिक फाइबर्स भी हम लोगों को दे रहे हैं कंपटीशन। मैंने आपको क्या कहा, जूट के बदले क्या आप यूज करोगे, प्लास्टिक बैग। जूट बैग बाहर लेके जाओगे, बारिश पड़ गई, गीला हो गया, सब्जियां गल गई, हम लोग इससे तो प्लास्टिक बैग में ले आएंगे, कम से कम हमारी सब्जियां तो सेफ रहेंगी। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बदले जूट को कैरी करना आसान नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंक सकते हो।
तो ये सारी गलत चीजें हैं, मैं इन सबके अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि स्टिफ कंपटीशन आता है हमारी ईज ऑफ वर्क की वजह से सिंथेटिक फाइबर्स से। इस बार इंडिया जो है इसके पास एक चैलेंज है कि इसे अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा जो कि जूट में अवेलेबल है। आप सिर्फ एक सैक या फिर आप एक सिंपल बैग या फिर एक सिंपल तरीके से आप इंडस्ट्री को जैसे चला रहे हो वैसे ना चलाकर जूट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट करो। आप अलग अलग तरीके के हैंडीक्राफ्ट्स बनाओ, वो सब कुछ बनाओ, ताकि हम लोग जो मेन मार्केट है यूएस का, कनाडा का, रशिया का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, इस बड़े मार्केट को हम लोग कैप्चर कर पाएं। तब कर पाएंगे जब हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे जूट से। इसके बाद है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें ये पता है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी चीज को सस्टेन करवाना है तो कम से कम उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मीट करनी चाहिए। स्टिफ कंपटीशन आ रहा है, लेस डिमांड आ रही है, कंट्रीज भी दे रही हैं, सिंथेटिक फाइबर भी हमें कंपटीशन दे रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स आती जा रही है, हमारे पास डाइवर्सिफाइड भी नहीं है और उसके साथ साथ इसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज्यादा है। तो ये क्या धीरे धीरे कम करती जाती है हमारा इंटेंशन टू प्रोड्यूस। लेकिन क्या ऐसा हमारे केस में हुआ? तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। 2005 में हमारे यहाँ पर नेशनल जूट पॉलिसी आई, हमारी गवर्नमेंट ने एक्टिवली स्टेप्स लिए इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्टिविटी को, मतलब सेम लैंड से बेहतर प्रोड्यूस लेकर आने को, इंप्रूविंग क्वालिटी। हम क्वालिटी बेहतर बनाएंगे तो नेचुरली हम लोग compete कर पाएंगे इन दी इंटरनेशनल मार्केट विद ऑल दोस कंट्रीज जो हमसे compete कर रही हैं। फिर है यहाँ पर, मुझे आई हैव नथिंग अगेंस्ट अदर कंट्रीज। यहाँ पर उसके बाद तीसरा है यील्ड पर हेक्टेयर इंक्रीज हो जाता है। अगर हम लोग जिस तरीके की पॉलिसीज ये लेकर आए हैं तो हमारा यील्ड जो है, जो हमें पर हेक्टेयर जो यील्ड मिल रहा है वो अच्छा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। गुड प्राइसेस इंश्योर होते हैं अंडर दिस पॉलिसी। तो ऐसा नहीं है कि आप इतना हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करके प्रोड्यूस कर रहे हो उसके बाद आपको पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर इंश्योर हो रहा है गुड प्राइस भी। फिर उसके अलावा इको फ्रेंडली है एंड बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनकर आएंगे इसका आजकल के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो जैसे मैंने अभी आपको कहा, मैं सबके अगेंस्ट हूँ, तो हमारे अंदर अवेयरनेस इंक्रीज होती जा रही है। हम सबको पता है कि इको फ्रेंडली चीजें यूज करो, बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज करो, वो ज्यादा बेहतर है इन द लॉन्गर रन। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सब कुछ सेव करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आजकल इको फ्रेंडली चीजें बहुत इन है, इन द फैशन है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें आजकल मार्केट को कैप्चर वापस रिवाइव करने में मदद कर सकती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी यूज करके हम लोग जूट को यूज करने वाले हैं इन पैकेजिंग, क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई जिसमें जूट पैकेजिंग को इंपॉर्टेंट बना दिया गया, कंपल्सरी बना दिया गया। तो हम यहाँ पर अपना जो प्रोडक्शन है एटलीस्ट उसको यूज कर पाएंगे। ये थे इस नेशनल जूट पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है शुगर इंडस्ट्री का वो है क्यूबा। अब मैं इसे कैसे याद करती हूँ, क्यूब जो होता है ना, शुगर का क्यूब, वो जनरली मेरे दिमाग में आता था जब भी मैं बात करती थी अबाउट क्यूबा। तो शुगर क्यूब्स आते हैं दिमाग में और वो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बन जाता है। इस बार जो सेकंड लार्जेस्ट है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया के लोग तो बिल्कुल मीठी चीनी की तरह है। हम लोग तो एग्जाम्पल भी बार बार जलेबी का देते हैं, तो हम तो मीठे मीठे चाशनी जैसे हैं ही सही, तो हम लोग तो मीठे मीठे चाशनी जैसे लोग हैं। तो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है इंडिया। और अगर हम लोग गुड़ और खांडसारी की बात करें, जो भी प्रोडक्ट्स शुगर केन इंडस्ट्री के ही हैं, शुगर इंडस्ट्री के ही हैं, वो उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम लोग हैं, यानी कि इंडिया है। अब अगर हम लोग शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो है बल्कि, भारी भारी सा रॉ मटेरियल है हमारे पास। अब इसके साथ साथ इसकी दूसरी चीज क्या है कि जब हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके अंदर की जो मिठास है, उसके अंदर का जो सुक्रोज कंटेंट है, जिससे उस शुगर केन की मिठास आती है, वो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे कम होती जाती है। तो एक तो बल्कि है, उसके साथ साथ जितना लंबे डिस्टेंस पर आप उसको ट्रांसपोर्ट कराएंगे उसका सुक्रोज कंटेंट उतना ही कम होता जाएगा। तो इंडस्ट्रीज का यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ऐसी जगह पर सिचुएटेड हो जो कि शुगर केन प्रोडक्शन के पास में ही हो, जहां से उग रहा है फटाफट जाकर इंडस्ट्री में डाल दो ताकि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए। इसके बाद हम लोग कहते हैं 60% जो है शुगर मिल्स यूपी और बिहार में देखते हैं। अब क्यों है यूपी और बिहार में, यहाँ पर सवाल आ जाता है। तो वो इसीलिए है क्योंकि यूपी बिहार में हमारे उसके आस पास में शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा होगा टू हैव मैक्सिमम सुक्रोज कंटेंट एंड नॉट लूज इट्स पोटेंशियल, एंड बिकॉज इट इज अ बल्की रॉ मटेरियल मोस्टली ऑल द इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस एरिया। इस तरीके से हमें इसका जवाब देना है। इस बार हम लोग कहेंगे ये सीजनल है इन नेचर, यानी कि इंडस्ट्री बेस्ट आइडियल सिचुएशन में कब रन करेगी, जब जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या लोग जो सप्लाई कर रहे हैं या फिर जो लोग उसमें काम कर रहे हैं
ये लोग ही जॉइंटली मिलकर एक कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज को बना लें, क्योंकि ये एक सीजनल हमारा यहाँ पर इसका इंडस्ट्री का नेचर है। इसी वजह से इसे कोऑपरेटिव सेक्टर ही बनाना चाहिए, ताकि वो लोग ही इसे उगाएं, वो लोग ही काम करें, अननेसेसरीली अलग से इन्वेस्टमेंट ना हो इसके पूरे मैनेजमेंट पर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन रीसेंट ईयर्स टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स देखी जा रही है, स्पेशली महाराष्ट्र में। अभी रिसेंट ईयर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मिल्स हैं ये सर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में कंट्री के शिफ्ट होते जा रहे हैं, स्पेशली महाराष्ट्र। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का जो केन है, जो यहाँ का शुगर केन है, इसमें हायर सुक्रोज कंटेंट देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ का जो सुक्रोज कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, तो नेचुरली बहुत अच्छी शुगर, बहुत क्वांटिटी में शुगर यहाँ से बन सकती है। जितना कूलर क्लाइमेट होगा वो भी इंश्योर करता है एक लॉन्गर क्रशिंग सीजन, यानी कि हम लोग लंबे समय तक क्रश कर सकते हैं हमारे शुगर केन को। बहुत ज्यादा समय तक अगर हम लोग उसको, अगर थोड़े ज्यादा समय तक हम उसको रख पाते हैं क्रश करने से पहले, तो ये भी एक शुगर केन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट सवाल बन के आ सकता है, क्यों आजकल हमारी जो टेंडेंसी रिसेंट ईयर्स में देख रहे हैं कि सदर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में शिफ्ट होती जा रही है हमारी शुगर केन इंडस्ट्रीज। इस बार चैलेंजेस क्या क्या हैं इस इंडस्ट्री के? सीजनल नेचर समझ में आ गया हम लोगों को। देखो ये फिर से मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, इनको प्लीज समझाओ कोई। सीजनल नेचर है ये यहाँ पर वो समझ में आ गया। इस बात ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड है, यानी कि हम लोग जिस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं आज भी शुगर मिल्स में, वो पुराना और इनएफिशिएंट तरीके का है, इससे बेहतर हो सकता है। ट्रांसपोर्ट डिले इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम बाद उस जगह तक पहुंचाओगे उस शुगर केन को, तो उसका सुक्रोज कंटेंट कम हो चुका होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा उससे। इस बार नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बगेइस। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, पर मैं तो बगीस बोलती हूँ और आप लोग इसे जैसे बोलना चाहें अपने हिसाब से बोल सकते हैं। ये है क्या? ये वो कचरा है जो कि एक शुगर केन को क्रश करने के बाद बच जाता है। इसे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज, कंट्रीज से बहुत बड़े लेवल पर अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करने में मदद कर रही हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसे एक बायो वेस्ट की तरह यूज किया जा सकता है, जिसकी मदद से हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं इससे। तो क्या हम लोग उतने लेवल पर इसके साथ काम कर रहे हैं? जी नहीं। तो हम लोगों को जरूरत है कि इसका जो इतना सारा कचरा निकल कर आता है, इसका वेस्टेज, उसको मैक्सिमाइज करें, उसके यूज को। रॉ मटेरियल बल्की है और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट बन जाता है, पता है, समझ में आ गया है। सुक्रोज कंटेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर आप अभी अभी फ्रेश जाके गन्ने का रस पीकर आएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, अगर पुराना रखा हुआ गन्ना होगा तो उसका नेचुरली जो रस है वो कम मीठा, कम अच्छा, और उससे रस भी कम निकलेगा। तो यहाँ पर सुक्रोज कंटेंट भी धीरे धीरे कम होता जाता है। ये सारे चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री के। इसके बाद हम आएंगे एग्रोबेस। पढ़ लिया, एग्रोबेस में 3 पढ़ी हमने, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, और उसके साथ साथ शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? वो इंडस्ट्रीज जो कि यूज करती हैं मिनरल्स को या फिर मेटल्स को रॉ मटेरियल्स की तरह, इन्हें हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल्स की तरह मिनरल्स को या मेटल्स को यूज करने वाली इंडस्ट्रीज। सबसे पहली इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि बेस्ट इंडस्ट्री ऑफ ऑल है। मतलब ऐसे बेस्ट कुछ नहीं है, पर मतलब बस बोल रही हूँ। इट इज अ बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री अब ये 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, एक तो ये मिनरल बेस्ड है, दूसरी ये बेसिक है। एक और क्राइटेरिया को भी फुलफिल करेगी, नेक्स्ट वर्ड में ही आ जाएगा। इट इज एज हैवी, मीडियम एंड लाइट इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि मशीन्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने के लिए हैवी, मीडियम और लाइट सब तरीके की इंडस्ट्रीज जो है इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड करती हैं। आप मशीन्स दोगे तो ही तो हम आगे जाके प्रोडक्शन करेंगे। कोई भी चीज आपको बनानी है, आपको आयरन एंड स्टील की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा ये एक हैवी इंडस्ट्री भी है, तो ये एक सबसे पहले तो कौन सी है? मिनरल वाली, ठीक है। दूसरी है ये एक बेसिक इंडस्ट्री। ये अलग अलग क्राइटेरिया जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे, उसमें 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पे आ गए हैं। तीसरी है ये एक हैवी इंडस्ट्री। वैसे इसका कोई एग्जाम से रेलेवेंस नहीं, मैं बस आपको बता रही हूँ। इसके बाद इसका हैवी रॉ मटेरियल है, और उसके साथ साथ इसका जो फिनिश गुड आएगा वो भी हैवी ही होगा, बल्कि ही होगा, और ये इन्वॉल्व करेगा एक हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। तो यहाँ पर इन तीनों वजहों से हम लोग देखते हैं कि ये हमारी जो इंडस्ट्री है ये एक हैवी, उसके साथ साथ बेसिक और एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बन जाती है। क्यों है ये हैवी इंडस्ट्री? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसका ये बताएंगे हैवी इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी बल्कि है, इसका फिनिश प्रोडक्ट भी बल्कि है,
और जब इसे हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत बल्कि होगा। यहाँ पर ये कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, यानी कि पब्लिक मतलब यानी कि सरकार चला रही है। एक और क्राइटेरिया इसने फुलफिल कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद ये जो इंडस्ट्री है ये मैन्युफैक्चर करती है स्टील को मैन्युफैक्चर करती है, जो कि लिटरली हर जगह देखने को मिलता है, विच इज नीडेड इन मेकिंग ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, डिफेंस के लिए, मेडिकल के लिए, टेलीफोनिक चीजों के लिए, साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने के लिए, कंज्यूमर गुड्स, हमारी थालियां बनाने के लिए, वाटर बॉटल्स बनाने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए स्टील की जरूरत होती है। तो आप सोचो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सिर्फ एक पार्ट ही स्टील है, मतलब स्टील प्रोड्यूस करना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकंड है इन क्रूड स्टील प्रोडक्शन। आपका पूरा जो डेटा है चेंज हो चुका है, ये अपग्रेडेड डेटा के हिसाब से है, अपडेटेड डेटा के हिसाब से है, तो प्लीज वैसे पढ़ लो। इंडिया रैंक करता है सेकंड इन द क्रूड स्टील प्रोडक्शन। इसके बाद 2019 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 101 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे। क्रूड यानी कि रॉ स्टील प्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे। चाइना जो है यहाँ पर हम लोगों को मात दे गए हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ स्टील भी है, बट इट्स प्रोडक्शन वाज इक्वल टू इंडिया इन 1950। तो ये तो वही वाली बात हो गई यार, मम्मी हम लोगों ने तो साथ में 9th क्लास स्टार्ट की थी, 10th क्लास स्टार्ट की थी, फिर बोर्ड्स के बाद हमारे इक्वल मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? तो यहाँ पर दिक्कत एक्चुअली ये है कि आपने ईसरल ज्वाइन नहीं किया ना बेटा पहले, इसीलिए मतलब आप आगे मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से नहीं करे। पर अब आपने ईसरल ज्वाइन कर लिया तो आप लोग टेंशन फ्री रहो। अब मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि चाइना जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जबकि और उसके साथ साथ कंज्यूमर भी है। खाते नहीं ये लोग स्टील को, लेकिन ये लोग कंज्यूम मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करके उसका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं साथ साथ में। 1950 में साथ में खड़े थे इंडिया के, आज हमसे आगे हैं। वैसे तो पॉपुलेशन में भी आगे हैं, लेकिन अब इसमें स्टील में भी हम हमसे आगे हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम ऑफ स्पॉन्ज आयरन। ये क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ा, जब हम लोग लास्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तब हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम ऑफ स्पॉन्ज आयरन। एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन जो है हमारा, पर कैपिटा हर एक प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो हमारा कंजम्पशन आता है वो आता है अराउंड 70.9 या फिर 74.3 kg, जो भी आपको सूटेबल लगे वो यूज कर लेना डेटा। वर्ल्ड एवरेज जो है उससे बहुत कम है, क्योंकि वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से 224.5 kg या फिर 229.3 kg, ये दोनों जो हैं ये इसके हिसाब से है, ये इसके हिसाब से। तो 2019 डेटा के हिसाब से ये है, हमारा एवरेज है 74.3 और वर्ल्ड का एवरेज है 229.3 kg। तो इसमें से जो भी आपको डेटा आप ले रहे हैं बस दोनों सेम लीजिएगा, इसको इस तरीके से दिमाग में कंपेयर कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर बहुत कम कंजम्पशन है हमारा, यहाँ पर वर्ल्ड एवरेज बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के प्लांट्स हैं, मिनी स्टील प्लांट्स हैं, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं। मिनी स्टील प्लांट्स क्या है? स्मॉल स्टील प्लांट्स हैं, जहां पर इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली। ये स्टील के स्क्रैप को, जो बचा कुचा या फिर वापस से फेंका हुआ स्टील का सामान है, उसको और स्पॉन्ज आयरन को यूज करके चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, ये वाले जो हमारे स्टील मिल्स हैं, मिनी स्टील प्लांट्स हैं, ये बहुत छोटी छोटी टाइप की चीजें बनाते हैं स्टील की। अगर हम लोग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की बात करें तो ये बड़े होते हैं, ये हैंडल करते हैं एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, एक पूरे कॉम्प्लेक्स यूनिट में, एक कॉम्प्लेक्स में ही ये सारी चीजों को, जो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को एक साथ हैंडल करते हैं। फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग। अब इसका ना एक पूरा पार्ट का बहुत ही बढ़िया सा विजुअलाइजेशन के साथ वाला मस्त एनिमेशन बना हुआ है ऐप पर, वो जाकर चेक कर लीजिए। आपको पूरा स्टील मेकिंग का प्रोसेस, आयरन स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, सबका सब कुछ मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा वो देखकर। आई विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई इट इन वर्ड्स, वो अच्छे तरीके से बना हुआ है, आप उसको वहां पर जाकर देखिए, जरूर देखिए। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है वो बड़ा होगा, हैंडल करेगा सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक साथ सारी चीजों को ले आएगा, सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को ले आएगा, और इस तरीके से हम लोग इसे बड़ा एक स्टील प्रोडक्शन यूनिट कह सकते हैं। पब्लिक अगर सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अगर किसी को भूख लगी है तो कुछ खा लो लेकिन हेल्दी खाना। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों जो है हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स में है। प्राइवेट में है हमारे पास टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड।
ये सारी इसकी कहानी थी। इसके बाद अगर हम लोग आयरन एंड स्टील की बात करें तो ये बैकबोन है ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब यहाँ पे वो चाइना वाली बात एक बार फिर से छेड़ देती हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि क्या है, अगर आप प्रोड्यूस करते हो, मतलब आपके पास प्रोडक्शन तो हो रहा है क्रूड आयरन का, तो आपने बहुत सारा आयरन तो बना दिया, लेकिन क्या आप उससे कुछ चीजें बनाकर अपनी कंट्री को भी बड़ा कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। चाइना जो है वो खुद के लिए प्रोड्यूस भी करता है और उसके साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें भी बना रहा है आयरन एंड स्टील की। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है मॉडर्न इंडस्ट्री, अगर हम लोग आजकल किसी भी चीज को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना चाहते हैं, तो आयरन एंड स्टील उसका बेसिस बन जाता है। क्या हम लोग रेडी हैं उस चीज के लिए? क्या हम लोग उस तरीके से चीज कर पाएंगे? उस बैकबोन बनने के लिए क्या हम तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए चाइना हम लोगों से बेहतर है इस टर्म्स में, प्रोडक्शन भी कर रहा है और साथ साथ कंज्यूम भी कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आप जाकर ऐप पे देख लो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये रॉ मटेरियल आयरन और 4 उसमें प्रोपोर्शन में, कोकिंग कोल 2 प्रोपोर्शन में, लाइमस्टोन 1 के प्रोपोर्शन में, इससे पिग आयरन बनेगा, उससे पिग आयरन से मैंगनीज, निकल और क्रोमियम मिलाकर हम लोग इसके स्टील मेकिंग और शेपिंग करेंगे मेटल की। ये पूरा प्रोसेस है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो ऐप पर। छोटा नागपुर प्लेटो रीजन आ गया, मेरा फेवरेट प्लेटो रीजन। यहाँ पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्यों है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का, क्यों ऐसा देखने को मिलता है? वही सारे फैक्टर्स वापस यहाँ से वहां से कॉपी पेस्ट कर दो। फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स आर फाउंड टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सिंपल वही चीज, क्योंकि रॉ मटेरियल पास में अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना है, तो उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से छोटा नागपुर प्लेटो रीजन में आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन यूनिट्स मिल जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, अब क्योंकि हिस्टोरिकली वहां पर उग रहा है, बन रहा है, तो नेचुरली लेबर भी आके वहां पे सेटल हो चुका है, चीप लेबर मिल जाता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड पावर भी मिल जाता है हमें छोटा नागपुर प्लेटो में। नियरनेस टू द मार्केट्स मिल जाता है, वे फिनिश प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड, मार्केट्स पास में हैं, क्लोज टू सी पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट कराने के लिए सी पोर्ट्स के भी पास में लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लेटो। इन सारे रीजंस की वजह से हम लोगों का यहाँ पर ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत सारी पाई जाती हैं। अब छोटा नागपुर प्लेटो अगर हम मैप पर देखें तो कहाँ पर है, तो हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में अगर आप लोगों को पता हो, हमारे जो सदर्न वाला पार्ट है ये डेक्कन प्लेटो का है, यहाँ पर हमारा मालवा प्लेटो है, बीच में इसे हम लोग 2 और नामों से बोलते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने 9th क्लास की स्टार्टिंग में पढ़ा है, और यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर प्लेटो है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को पता होगा छोटा नागपुर प्लेटो यहाँ पर लोकेटेड है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद ये जो है आप इसको पढ़ेंगे ऐप में से, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील को बहुत डिटेल में बिल्कुल मस्त से एनिमेशन से पढ़ाया गया है। प्रॉब्लम्स ऑफ नॉट वर्किंग एट फुल पोटेंशियल, क्यों आज हमारा आयरन एंड स्टील बेस्ट पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहा? मैंने आपको कहा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत सारा क्रूड स्टील, लेकिन क्या हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं हो पा रहा वो बेस्ट पोटेंशियल पे काम? क्योंकि इसका हाई कॉस्ट और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है ऑफ कोकिंग कोल। कोकिंग कोल जो है इसका एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, हम लोगों ने देखा, जो भी जरूरत पड़ेगी इसके प्रोडक्शन के लिए, हम लोगों को उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बार बार आएगा, लेबर जो है ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी पर काम नहीं कर सकती, इररेगुलर सप्लाई है ऑफ एनर्जी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट 1991 में जो लिबरलाइजेशन हमारे यहाँ पर हुआ। लिबरलाइजेशन आने के बाद हमारे पास लिबरलाइजेशन आया, यानी कि लिबरल फ्री हो गया हमारा ट्रेड, और साथ साथ फॉरेन कंट्री से डायरेक्टली हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसने बूस्ट दिया है हमारी इस इंडस्ट्री को। रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि हम लोग और भी अच्छा स्टील बना पाए ज्यादा कंपेटिटिवली। अगर सेकंड पर पहुंच चुके हैं तो फर्स्ट पर भी पहुंचना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी इंडस्ट्री जो कि है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। आयरन एंड स्टील वहां पर खत्म हो जाती है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में हम लोग देखेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल, यानी कि मेटल्स को यूज करने वाली इंडस्ट्री है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी आयरन एंड स्टील। फीचर्स क्या क्या है? रेजिस्टेंट टू करोजन, कोरोजन यानी कि जंग लग जाना। अब हमें पता है अगर आप लोग बहुत टाइम के लिए आयरन एंड स्टील के रॉड्स को, इन सब चीजों को बाहर छोड़ देंगे तो पानी, मिट्टी, एयर, इन सब के सारे इफेक्ट्स के बाद
यहाँ पर कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाती है उसमें। एल्यूमिनियम की जो चीजें होती हैं उसमें ये सब देखने को नहीं मिलता, तो ये रेजिस्टेंट है टू करोजन। इसके बाद यहाँ पे ये हीट का गुड कंडक्टर है, तो ये वायर्स को बनाने में, अलग अलग चीजों को बनाने के लिए गुड कंडक्टर है हीट का, जल्दी हीट को कंडक्ट करेगी, तो ये उसके लिए बेहतर है। मैलिएबल यानी कि इसे लंबी लंबी शीट्स में, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल यानी कि इसे पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये मैलिएबल है। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग है व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल्स, अगर इसे बाकी के मेटल से मिक्स कर दें तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से ये बहुत ही अच्छी है। इस बार अगर हम इसके यूजेस देखें तो मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट बनाने में काम आती है एल्यूमिनियम उसकी, क्योंकि बॉडी हल्की चाहिए होती है। एयरक्राफ्ट अपने आप में उसका इक्विपमेंट बहुत भारी चाहिए होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट में बहुत मदद आती है। यूटेंसिल्स हमें पता है, वायर्स बहुत सारे बनते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ पर 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं। इसके बाद हम लोग अगर इंपॉर्टेंट प्लांट्स की बात करें तो उड़ीसा में है हमारे पास नालको और बालको, नालायक बालक है हमारे पास उड़ीसा में। इसके बाद वेस्ट बंगाल में हमारे पास है हमारे प्लांट्स, केरला में है, यूपी में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है और उसके साथ साथ तमिलनाडु में है। अगर आप लोग इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स आ जाते हैं उसी रीजन में जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रही थी। अगर यहाँ पर आप लोग ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, अगर साउथ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो वहां पर ये सारे प्लांट्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इसके अलावा केरला है, महाराष्ट्र है और उसके साथ साथ हमारे पास तमिलनाडु भी है। अब यहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, क्या होगा, ये आप एक बार देख लीजिए। पर अगर आपको इतना क्लियरली याद नहीं होता तो बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम बनता है, यानी कि बॉक्साइट इसका रॉ मटेरियल है, इसमें से हम लोग एल्यूमिनियम बनाएंगे, उसके साथ यहाँ से एल्यूमिनियम बनाएंगे। काफी लंबा प्रोसेस है। लोकेशन रॉ मटेरियल के करीब होनी चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी से कांस्टेंट जी होना चाहिए। प्रोसेस आप लोग ऐप से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। केमिकल इंडस्ट्री पर आ जाते हैं। केमिकल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो फास्ट ग्रोइंग डाइवर्सिफाइंग हमारी इंडस्ट्री है, मतलब बहुत जल्दी बढ़ रही है और उसके साथ साथ डाइवर्सिफाई भी करती जा रही है। 3% देती है टोटल जीडीपी का अकेले केमिकल इंडस्ट्री। 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग एशिया में, 12th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग वर्ल्ड में। 3रे नंबर पर आते हैं पूरे एशिया में, 12वें नंबर पर आते हैं पूरी दुनिया में। केमिकल इंडस्ट्री के 2 सेक्टर्स होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर, यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिकल्स भी बनाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी बनाएंगे। ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से होंगे? ऑर्गेनिक वो होंगे जो कि प्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। कौन से? पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल्स में क्या क्या आ जाएगा? ड्रग्स आ जाएंगे। अब ड्रग्स कौन से वाले? जो कि हमारी दवाइयों में यूज होते हैं। डाइज आ जाएंगे, प्लास्टिक आ जाएगा यहाँ पे और रबर आ जाएगा। ये सब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आते हैं और बनते हैं। इसके बाद अगर आप लोग बात करें, लोकेट करेंगे इसे नियर ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट। ऑब्वियसली ये हमें पता है ताकि हम लोगों को आसानी से हमारा रॉ मटेरियल मिल जाए। केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। आता है सवाल यहाँ से, ये लाइन आ जाएगी, क्यों है ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने कई बार साइंस पढ़ी है, आप लोगों ने तो शायद साइंस ज्यादा ही पढ़ी है, पर जो साइंस पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें पता है एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिला दो, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और केमिकल्स बन जाएंगे और भी केमिकल्स बन जाएंगे। तो और भी सारे केमिकल्स के रिएक्शंस कराने के लिए हम लोगों को केमिकल इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं केमिकल्स। तो यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री इतने ज्यादा प्रोड्यूस करती है केमिकल्स और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी खुद ही कर लेती है। Basic chemicals undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial application, agriculture और directly for consumer market। तो यहाँ पे इन तीनों प्रोसेसेस के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कंज्यूमर्स को देने के लिए अलग अलग तरीके के केमिकल्स बनाने पड़ते हैं, उनके रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं और उसके लिए ताकि हम लोग केमिकल्स, बेसिक केमिकल्स से और केमिकल्स को प्रोड्यूस कर सकें, केमिकल इंडस्ट्री अपनी खुद की सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर बन जाती है। इनऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बनाता है प्लास्टिक, एडेसिव्स में, पेंट्स में, डाइज में, इन सब चीजों में जाता है। इस पर नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा ऐश जो कि किसमें जाता है? ग्लास, सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, ये सारे इनऑर्गेनिक कंटेंट का पार्ट है, सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके बाद वाली इंडस्ट्री, केमिकल खत्म हो गई है, यहाँ पे फर्टिलाइजर आ गई है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को सबसे पहले तो याद रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जिससे पहले मैं भूल जाऊं, जिससे पहले पीपीटी में आ जाए, आपको याद होना चाहिए कि मैम को याद था तो मुझे भी याद करना है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग फर्टिलाइजर्स कब ज्यादा यूज करने लगे? हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद हम लोगों ने प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा केमिकल इंटेंसिव बना दिया, हम लोग एफिशिएंसी इंक्रीज करने लग गए।
तो फर्टिलाइजर्स की जो हमारी डिमांड थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बूस्ट मिला था, सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्शन ऑफ क्या, डीएपी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और अमोनियम फॉस्फेट। ये तीनों चीजें, डीएपी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब कुछ साइंस में। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश, एनपीके, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपके कभी ना कभी साइंस में जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजीनियस, फॉस्फोरिक और उसके साथ साथ अमोनियम वाले, फॉस्फेटिक, नाइट्रोजीनियस और साथ साथ अमोनियम वाले जो हमारे डीएपी वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनको बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। मतलब ये सेंटर्ड है इसके एक तरफ ये पर प्रोडक्शन पर, और उसके बाद दूसरे जो कॉम्प्लेक्स हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाएंगे एनपीके वाले, उनको हम लोग देखते हैं ये इंडस्ट्री बनाती है। अब पोटैश जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, साउथ अमेरिका में है। वहां पर क्यों है वो मैंने आपको बताया था, माइग्रेशन वाले बर्ड्स जो हैं उनकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पोटैश है। अगर आपको नहीं याद हो तो ऐप पर जाकर देख लीजिए, और अगर नहीं देखना तो भी कोई बात नहीं, वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट कराया जाता है फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि हमारे पास इंडिया में इसके कोई रिजर्व्स नहीं है, चिली में है, साउथ अमेरिका में है। इसके बाद अगर हम लोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो वो वाला पॉइंट आ गया है जो मैंने आपको कहा था, मुझे पहले से आता है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है। हाफ ऑफ इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला। अब ये वही जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है, तो इसको भी एक तरीके से समझ लो कि जहां जहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है वहां पे इसका इंडस्ट्रीज भी लगी हुई है। गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला में 10 पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं इन हजारिया। हजारिया में हमारे पास 1000 नहीं पर 10 पब्लिक सेक्टर हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज है। गुजरात अंडर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात है अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, चेन्नई में हमारे पास सबसे पहला प्लांट लगाया गया था सीमेंट का इन 1904। 1904 में फर्स्ट सीमेंट का प्लांट लगाया गया था। कहाँ पे, इन चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु की टिप पर है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी होता है, ये तो सबको पता है यार। कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट के बैग्स उतरते हैं बड़े बड़े। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे कि बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, जो भी चीजें बनेंगी सीमेंट के बेसिस पे बनेगी। फैक्टर्स जो कि चाहिए होते हैं फॉर सेटिंग अप सीमेंट इंडस्ट्री इन अ प्लेस आर, हेवी रॉ मटेरियल है इसका रॉ मटेरियल भारी है, लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया, जिप्सम। ये चारों हेवी रॉ मटेरियल में आते हैं, लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना और साथ साथ जिप्सम। इसको ऐसे के ऐसे याद नहीं कर पाए तो बस ये याद रख लें एटलीस्ट कि सीमेंट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। सारे नहीं याद कर सकते तो कम से कम 2 के नाम याद करके एक्सेट्रा लिख देना प्लीज। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे क्या मतलब, हैवी रॉ मटेरियल है इसका, ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे कोल और इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा रेल के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नेचुरली सीमेंट इंडस्ट्री है, भारी भारी चीजें हैं, लाद कर लेकर जानी है, लेकर आनी है। इसके साथ साथ प्लांट्स जो हैं लोकेटेड हैं गुजरात में, जो कि सूटेबल एक्सेस देते हैं टू द मार्केट इन गल्फ कंट्रीज। अब यहाँ पर अगर हम लोग इंटरनेशनल हमारे सेंडिंग के हिसाब से देखें तो जो गल्फ कंट्रीज हैं वो गुजरात से वेल कनेक्टेड होंगी बाय द सी रूट, और इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लांट्स भी वहीं पर ही लोकेटेड होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मार्केट कहां पर आता है हमारे पास इसका, तो ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया। ईस्ट एशिया, इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट, उसके साथ साथ अफ्रीका और साउथ एशिया, इन सारी जगहों में अपार्ट फ्रॉम अ लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री हमारा सामान सीमेंट यहां से बाहर जाता है। हम लोग पूरी दुनिया को मजबूत बना रहे हैं। Efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry। यानी कि हम लोग एक लेवल का इसका डिमांड भी प्रोड्यूस कर पाए, यानी कि हम लोग ग्रो भी करें इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। उसके लिए उसके साथ साथ इसका सप्लाई भी मेंटेन रहे। इन दोनों चीजों का बैलेंस बनाने के लिए हमारे यहाँ पर मार्केट के लिए एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मोबाइल यानी कि फोन, सेलफोन नहीं,
ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों वाली इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है क्विक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स फॉर गुड्स एंड पैसेंजर्स। दोनों, आप लोग भी जाते हैं, आपका सामान भी एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाता है, इन दोनों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोगों को ये इंडस्ट्री चाहिए होगी। कौन सी? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, नई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर लेकर आया है। ग्लोबलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, वो नई नई टेक्नोलॉजी हमारे लिए लेकर आया है। उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा था कैसे हमारे यहाँ पे पहले सिर्फ फिएट कार्स रन किया करती थी रोड्स पर, अब बहुत सारी मिल जाती हैं, ऑडी और बहुत सारी कार्स मिल जाएंगी। तो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने भी बहुत ज्यादा प्रॉस्पर किया है। लोकेटेड कहाँ है? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, जमशेदपुर और साथ साथ बैंगलोर में। तो यहाँ पर सारी बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं वहां पर लोकेटेड है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इस बाद अगर हम लोग बात करेंगे आखिरी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में, तो ये कवर करती है प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट से लेके टेलीविजन्स, टेलीफोन, सेलफोन्स, टेलीफोन एक्सचेंजेस, रेडार्स, कंप्यूटर्स, सारी चीजें, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज तक, कंप्यूटर्स तक, ये सारी चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर आती है। बैंगलोर जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है हमारी कंट्री का, और साथ साथ सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है इसे हमारी कंट्री की। इंडिया, इनकी इंपॉर्टेंट सेंटर्स कहाँ पे हैं? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कोयम्बतूर। इसका मैप अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, डरना मत। इसने एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। अगर हम लोग 31 मार्च 2005 की बात करें तो 1 मिलियन लोग एम्प्लॉयड थे इस इंडस्ट्री में, और उसमें 30% विमेन एम्प्लॉयड हैं, तो एक बहुत ही बड़ी सी बात है। मेजर फॉरेन एक्सचेंज आता है यहाँ से, क्योंकि हम लोगों के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, हमारे पास बहुत स्किल्ड लेबर है और उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आता है बाहर से। तो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग सबसे ज्यादा होती है आईटी से हमारे यहाँ पर। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि हम लोगों से काम कराया जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉल सेंटर्स लगा दिए जाते हैं। हमारे पास टेक्निकल स्किल्स हैं, हमारे पास अच्छा यूथ है जो कि बात कर सकता है इंग्लिश में एक्सेट्रा। तो बीपीओ यानी कि बिजनेस को हम लोग यहाँ से, कहीं बन कुछ और रहा है, कहीं पर और रहा है सामान, लेकिन यहाँ से उसे मतलब कमर्शियलाइज किया जा रहा है, बिजनेस में मदद हो रही है। तो बहुत सारी बीपीओ कंपनीज हमारे यहाँ पर लगाई गई हैं। इस बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको सारी इंडस्ट्रीज समझ में आ गई। आई नो ये बहुत हैवी हो चुका होगा, तो उसको एक बार के लिए रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। आई नो हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज पढ़ ली, अलग अलग इनकी जगहें, लोकेशंस, बहुत कुछ पढ़ लिया। जितना याद रह जाता है बहुत अच्छी बात है, जो याद नहीं रह पाता है उस पर स्ट्रेस करने के बजाय हम लोग उसके पेक्यूलियर फीचर्स को याद करेंगे। हर एक इंडस्ट्री क्या क्या आपको अलग सी चीज दे रही है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री खुद की सबसे बड़ी कंज्यूमर है, वो सारी जो चीजें हैं उन पर आप फोकस करते चलेंगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी याद करने के हिसाब से। लोकेशन या फिर उसके रॉ मटेरियल्स कौन से यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें आई नो थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती हैं, तो डिफिकल्ट हो जाता है याद करना। या फिर डीएपी क्या है, कौन से जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है कौन सी चीजें बना रही है, ये अलग अलग चीजें हैं। पर इसको याद करने का मैं बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। अभी भी हमारे पास एग्जाम में टाइम है। इनफैक्ट वो जो 4 छुट्टियां आप लोगों को मिली है एग्जाम से पहले, उसमें भी आई थिंक 4 छुट्टियां हैं आप लोगों के पास, तो उसमें भी आपके पास टाइम है। अगर आप उसे एक बार लिख कर रख लो, इसमें जो जो चीजें आपको ऐसी लगती हैं आप भूल जाओगे, लिख कर रख लो और उनको एक बार याद, मतलब याद भी कैसे करें, बार बार पढ़ो तो याद हो जाए। टेंशन मत लेना, बस इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की, जो है ऐसे ही है, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। एक दो बार ऐसे पढ़ते रहोगे, रोज सिर्फ पन्ने पलट के देखते रहोगे, तो आई एम श्योर आप लोगों को इसको याद करने में आसानी रहेगी। याद ऐसे नहीं किया जाता, मतलब टाटा 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 टाटा, इसे याद करना है, मतलब आप लोगों को इसको फ्री माइंड से पढ़ना है। तो अभी आगे का पार्ट भी फ्री माइंड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रीद इन ब्रीद आउट हो गया सबका। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये चारों हमारे पास अलग अलग तरीके के एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिग्रेडेशन की बातें हैं। ये जो चारों हैं इसके मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, आप लोग देखना चाहें तो देख के भी याद कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहूंगी और वो ये है कि आप लोगों को ये याद रखना है कि जब हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर इसके बारे में अपने
रैंडम एयर पोल्यूशन की मतलब गाड़ियों के लोग वो नहीं बनवाते साइलेंसर, उसमें से काला धुआं निकलता है, ये सब नहीं लिख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज कैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन कर रही हैं, उसके बारे में लिखेंगे। उसके जो सोल्यूशंस लिखेंगे वो भी उसी तरीके से लिखेंगे। तो ये चीज याद रखना, इसके आगे फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। तो एयर पोल्यूशन क्यों कॉज होगा? बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। अनडिजायरेबल गैसेस होंगी अगर हमारी एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर होंगी तो, अब मैं वैसे साइंस में कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं थी, तभी मैं सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बुरी होती है गैसेस, ये तो मुझे भी पता है, तो आई होप आपको तो पता ही होगा। एयरबॉर्न जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये कंटेन करता है बोथ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स, जैसे कि डस्ट, स्प्रे मिस्ट और साथ साथ स्मोक। एयरबॉर्न मतलब हमारे यहाँ पर जो एयर में पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो थोड़े फाइन डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। इसमें सॉलिड एज वेल एज लिक्विड पार्टिकल्स दोनों होते हैं, तो ये सब भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। स्मोक जो कि एमिट होती है केमिकल्स से, पेपर फैक्ट्रीज से, ब्रिक किल्न से यानी कि ब्रिक की फैक्ट्री से, रिफाइनरीज से, उसके अलावा स्मेल्टिंग प्लांट से, ये सब जगहों से यहाँ पर बर्न हो रहा होता है बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल। तो इसकी वजह से बड़ी और छोटी हर तरीके की फैक्ट्री से जो भी स्मोक निकल कर आता है, जैसे क्लियरली इग्नोर करती हैं उस पोल्यूशन को, उन नॉर्म्स को, पोल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर करके जो ये फैक्ट्रीज रिलीज करती हैं स्मोक को, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारी एनवायरनमेंट के लिए। इसके अलावा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। वो एक गैस लीक, टॉक्सिक गैस लीक की ट्रेजेडी थी, जहां पर एयर के थ्रू जाकर एक पूरी सिटी में इतना बड़ा मतलब ट्रेजेडी हो जाती है कि इट इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ डिजास्टर्स। तो यहाँ पर टॉक्सिक गैस लीक्स हो सकते हैं जो कि एयर की वजह से बहुत ज्यादा हजार्डस इफेक्ट्स लेकर आ सकते हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आज तक उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है जो कि हमारी कंट्री में ही हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग ये सब कुछ फिर से याद रखना, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। एयर पोल्यूशन गाड़ियों से निकलने वाले पोल्यूशन से नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्री में किस तरीके से एयर पोल्यूशन फैलता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट करता है ह्यूमन की हेल्थ को, एनिमल को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को और एटमॉस्फेयर को एज अ होल। इसके अलावा हम लोग अगर वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वाटर पोल्यूशन कैसे कॉज होगा? बाय ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमने दो तरीके के केमिकल्स भी पढ़े थे। तो एक तो होते हैं नेचुरली जो प्रोड्यूस चीजों से जो ऑर्गेनिक टाइप का वेस्ट आ रहा है, वो भी हार्मफुल है। उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, केमिकल्स जो हैं बहुत सारी, वो सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो अफ्लुएंट्स और केमिकल्स डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसके अलावा फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, ये याद ना भी हो तो कम से कम फ्लाई ऐश एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स। स्लैग्स यानी कि आयरन एंड स्टील जब प्रोड्यूस होगा तो उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल मिलेगा, उसका ऐसे थोड़ा थिक टाइप का मटेरियल होता है लिक्विड फॉर्म में, जिसे ये लोग उसके साथ मतलब यहाँ पर डंप कर देते हैं, सॉलिड वेस्ट को ही डंप कर देते हैं हमारी वाटर बॉडीज में। तो फ्लाई ऐश और स्टील स्लैग्स जो है, ये थिक सॉलिड वेस्ट टाइप की चीजें होती हैं जो कि कन्वर्ट कर दी जाती हैं ये जो कि भेज दी जाती हैं, डिस्चार्ज कर दी जाती हैं इन वाटर बॉडीज इंडिया में। तो ये एक बहुत ही हार्मफुल सी चीज है। इसके बाद अगर हम लोग वाटर पोल्यूशन की बात करें, उसके मेल कल्प्रिट्स कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये है पेपर, पल्प, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, टैनरीज यानी कि लेदर मेकिंग वाली, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि जो हम लोग किसी चीज को कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो पूरा प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, वो वाली इंडस्ट्रीज। ये सारी चीजें जो हैं ये मेन कल्प्रिट्स की तरह सामने आती हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि इस तरीके का वेस्ट डिस्चार्ज करेंगी जो कि वाटर पोल्यूशन को कॉज करेगा। इसके बाद ये क्या क्या लेट आउट करती हैं? डाइज को, डिटर्जेंट्स को, एसिड्स को, सॉल्ट्स को और उसके अलावा हैवी मेटल्स को, जैसे कि लेड और मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक केमिकल्स विद कार्बन, प्लास्टिक्स एंड रबर। ये सारी चीजों को डायरेक्टली ये लोग वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। अब इस चीज में से जितना याद हो जाए, डिटर्जेंट, पल्प, पेपर, डाइज दे देती हैं, एसिड, सॉल्ट, जो जो याद हो जाए वो सब कुछ डाल दीजिएगा अपने आंसर में। फिर थर्मल क्या है? थर्मल पोल्यूशन का मतलब है किसी भी तरीके का अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, वेरीड, बहुत एक्सट्रीम दो चीजों को एक साथ ला देते हैं, तो उस चीज को हम लोग थर्मल पोल्यूशन कहेंगे। ये तब आकर करेगा जब गर्म पानी जो है, जो कि फैक्ट्रीज से आता है या थर्मल प्लांट से आता है, इसे रिवर्स में ड्रेन कर दिया जाता है, पॉन्ड्स में ड्रेन कर दिया जाता है विदाउट कूलिंग।
वो आप कहेंगे तो क्या हो गया, वहां तो इतना सारा ठंडा पानी है, तो थोड़ा गर्म पानी चला गया तो क्या हो गया। लेकिन गर्म पानी जब इतने हाई टेम्परेचर वाला पानी ठंडे पानी के साथ जाके मिल जाता है, तो वहां पर जिस तरीके का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, वाटर बॉडी के ऊपर, उसकी वजह से उसकी पूरी एक्वेटिक लाइफ और बहुत सारी आसपास की चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। कैसे, ये हम लोग अभी देखते हैं। तो यहाँ पर वेस्ट जो होता है फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये भी इसका एक पार्ट है जो कि थर्मल का। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से न्यूक्लियर और वेपन का जो प्रोडक्शन होता है, उन सारी जगहों से जो भी वेस्ट आता है उसे कहीं भी ऐसे ही रैंडमली डंप कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हुई हैं कि जहाँ पे रैंडमली इस तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट को, बैटरीज को, इन सारी चीजों को ऐसे ही डंप कर दिया गया है। उसके आसपास की जगहों पर लोगों को कैंसर देखने को मिला है, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा फेटल डिजीजेस देखने को मिली हैं। तो कैंसर होता है, बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं एक्वेटिक लाइफ को भी। तो यहाँ पर समझिए, अगर आप लोग गलत टेम्परेचर वाला पानी वहां पर रिलीज कर देते हैं वाटर बॉडी में, तो उसके आसपास की एक्वेटिक लाइफ पर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आपके आसपास कहीं न्यूक्लियर वेस्ट भी डिस्पोज्ड है, डला हुआ है विद इन द सॉइल या कुछ भी, तो वो हीट की वजह से उसके ज्यादा सारे केमिकल्स और सारे रिएक्शंस इंक्रीज हो जाते हैं। सॉइल जो इमीडिएटली हमारी वाटर बॉडी के पास में, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी पूरे वेजिटेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारा इम्पैक्ट एक साथ पड़ता है। इस वक्त सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन जो है ये क्लोजली रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर हम वेस्ट को, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स और गार्बेज रेंडर्स को रेंडर कर देंगे सॉइल को, तो वहां पर सॉइल में मतलब डाल देंगे, तो सॉइल को यूजलेस बना देंगे। यानी कि अगर हम लोग ये सारी चीजें अगर हमारी सॉइल में डाल देते हैं, तो इस तरीके की चीजें रिलीज करते हैं हमारी सॉइल के अंदर, जो कि टॉक्सिक बन जाती हैं। उसके अलावा अगर पानी आता है, बारिश आती है, तो वो नेचुरली वो सारे टॉक्सिन्स लाकर वाटर बॉडीज में डिपॉजिट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वाटर को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। रेन वाटर परकोलेट्स थ्रू द सॉइल कैरिंग द पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट्स कंटामिनेटेड। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई। नॉइज पोल्यूशन क्या है? नॉइज पोल्यूशन शोर की वजह से एक लिमिटेड डेसिबल्स होते हैं जो हम सुन पाते हैं, एक ह्यूमन ब्रेन जो अब्सॉर्ब कर पाता है। उसके अगर बियॉन्ड हमारे पास कोई भी चीज चली जाती है, साउंड अगर उससे ज्यादा बढ़ जाती है, वाइब्रेशंस अगर उससे ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो नॉइज बन जाती है, वो शोर बन जाती है। शोर से कॉज होने वाला पोल्यूशन है हमारा नॉइज पोल्यूशन। क्या होता है इससे? इरिटेशन और एंगर होता है लोगों में। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि लोगों की सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है। इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वो हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी में भी चेंजेस आ सकते हैं, बायोलॉजिकली भी इम्पैक्ट कर सकता है। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस दे सकता है। अब आप लोग पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से किसी चीज की हथौड़े की आवाज आ रही है, आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो नेचुरली कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होएगा, स्ट्रेस इंक्रीज होएगा, और इसके साथ साथ अनवांटेड साउंड इरिटेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज क्योंकि इतनी ज्यादा शोर वाली होती हैं, उनकी मशीनरी इतनी ज्यादा शोर वाली होती हैं, फैक्ट्री का इक्विपमेंट इतने शोरों जोरों से चल रहा होता है, जनरेटर्स होते हैं, सॉज होते हैं, न्यूमैटिक और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स होते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं। ये सारा शोर जो ये मचाती हैं उसकी वजह से नॉइस क्रिएट होती है। ये चैलेंज जो है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट requires integration of economic development with environmental concerns explain। सवाल है, ये सवाल नहीं है, आपके एनसीईआरटी की एक लाइन है। अब यहाँ पर क्या समझेंगे कि मैं आपको कहूँ कि इतना सारा पोल्यूशन कॉज करनी है ये इंडस्ट्रीज, इनको उठाकर हमारी कंट्री से बाहर फेंक देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हम इनकी बुराइयों के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये गलत भी कर रही हैं, लेकिन क्या इन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है? जी नहीं, क्योंकि हम तो इन्हें ग्रो करने की कोशिश करते हैं, हम तो इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें जीडीपी लाकर देती हैं, तो हमारे लिए एक हमारी बैकबोन है हमारी पूरी कंट्री की। तो यहाँ पर हम जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, पैसे के, प्रोडक्शन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग सस्टेनेबली डेवलप कर पाएंगे, लंबे समय तक बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएंगे। ये इस लाइन का मतलब है। और इसके साथ साथ आप बता सकते हो कि कैसे एयर, वाटर, थर्मल, उसके अलावा नॉइज पोल्यूशन होता है विद दीज इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से, और कैसे हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल तो आपने पढ़ाया ही नहीं मैम, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है? तो यहाँ पर अब वाटर की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें,
तो हम लोग वाटर के यूज को ही मिनिमाइज करें, जितना कम इस्तेमाल हो सके उतना कम इस्तेमाल करें। उसके अलावा वाटर को प्रोसेस करके उसे रीयूज और रिसाइकल भी करें। ये तीनों चीजें अगर हम लोग करते हैं, मिनिमाइज करें यूज को, रिसाइकल करें, उसके साथ साथ रीयूज भी करें, तो इन तीनों तरीकों से हमारी वाटर की जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज होगा और एफिशिएंटली हम उसे यूज कर पाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब ये घर में टंका लगाने की बात नहीं कर रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपने वाटर कंजम्पशन नीड्स को बेहतर बनाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट अ लार्ज स्केल कर सकती हैं, ताकि वो लोग अपनी वाटर कंजम्पशन नीड्स को उससे पूरा कर पाएं। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर पॉन्ड। रिवर पॉन्ड में रिलीज करने से पहले हम लोग उन्हें ट्रीट करें, ताकि थर्मल पोल्यूशन यहाँ पर ना हो, एक्वेटिक लाइफ ना इम्पैक्ट हो। इसके अलावा जो इस वाटर के साथ हम लोग एफ्लुएंट्स के साथ ही पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं और उसकी वजह से भी आसपास का पूरा वेजिटेशन और सारी चीजें खराब होंगी, तो वो भी इससे प्रिवेंट हो जाएंगी। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट, ये क्या है, ये ऐप पर जाकर पढ़ें, ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है। मैं आपको एक बार बेसिक तरीके से समझा देती हूँ। प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी कि बेसिक लेवल पर, सेकेंडरी यानी उससे थोड़ा अच्छा, टर्शरी यानी कि उससे बहुत एडवांस लेवल पर, जब हम सबको मिलाकर करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा, मैकेनिकल मीन से होगा। कैसे होगा कि हम लोग यहाँ पर स्क्रीनिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, फ्लोक्यूलेशन करेंगे और सेडिमेंटेशन करेंगे। सिंपल मशीनरी, सिंपल बेसिक मेथड्स की मदद से हम लोग जितना पानी का डिपोजिशन करवा के या फिर अलग अलग एक्टिविटीज, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये मैंने ऐप पर विद एनिमेशन एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, तो उस पर देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पर इसके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है एक मैकेनिकल प्रोसेसेस से। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होगा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से होगा, यानी कि कई बार जैसे वाटर को ट्रीट करने के लिए अलग अलग टाइप की फिशेज होती हैं जो वाटर को क्लीन कर देती हैं, या फिर ऐसी कोई अलग सी चीजें होंगी, नेचुरल चीजें होंगी जो कि जिनको हम लोग मिलाकर उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, उसका प्रोसेस बना सकते हैं, तो हो जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। टर्शरी होगा जब हम लोग बायोलॉजिकल, केमिकल और उसके साथ साथ फिजिकल प्रोसेसेस जब तीनों साथ में करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये इन्वॉल्व करेगा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर ऑल्सो, जो वेस्ट वाटर है उसको भी कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। टर्शरी लेवल मतलब आप एडवांस लेवल पे अपना पानी वेस्ट भी खुद ही कर रहे हो, उसको ट्रीट भी खुद ही करके वापस से यूज भी कर पा रहे हो, इस लेवल पर हम लोग इसको वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद मिनिमाइज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब तक हम लोग सिर्फ वाटर के बारे में पढ़ रहे थे, अब से हम लोग जनरल और भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। Overdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally. लीगली आप लोग रेगुलेट करो किस चीज को, जिन जिन जगहों पे ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी कम है, उस चीज को मतलब उन रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग उन जगहों पे स्पेसिफिकली लीगल रेगुलेशंस लगाओ कि वहां से आप बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर ओवरड्रॉ नहीं कर सकते। पार्टिकुलेट मैटर जो है, जो कि एयर में होता है, उसे रिड्यूस किया जा सकता है बाय फिटिंग व्हाट स्मोक स्टैक्स, वो चीजें जिसको आप ऐसे लगाते हैं इंडस्ट्रीज के पास में, फैक्ट्रीज के साथ साथ में, टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। अब इसके अलग अलग मतलब हैं, ऐप पर एनिमेशन के साथ सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। Please don't think I'm trying to advertise anything because ऐप पर सब कुछ is available to you for free. So there is no personal gain in that. The only gain that I will get from this is कि आपको वो चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो जब वो चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी, समझ जाओगे, तो आपके लिए ये नाम याद करना आसान हो जाएगा। इसे बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है वहां पर। स्मोक स्टैक्स में अलग अलग चीजें, यहाँ पे अलग अलग तरीके के फिल्टर्स, ये जो होते हैं इनर्शियल सेपरेटर्स, वो इस तरीके के प्रोजेक्शंस लगा देंगे, तो नेचुरली यहाँ से अगर जब धुआं जाएगा तो वो कुछ कुछ तरीके के पार्टिकल्स को अपने साथ यहाँ पे छोड़ता हुआ जाएगा और वो फाइनली यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ये सारी चीजें क्या हैं, क्या इनका मतलब है, ये सब वहां पर पता हुआ है। इसके बाद स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। कोल को जलाओगे बहुत धुआं निकलेगा, उसकी जगह पर अगर आप किसी तरीके का ऑयल या फिर गैस यूज कर सकते हो, तो उससे ये जो हमारा स्मोक वाला वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो एक ऑल्टरनेटिव है। मशीनरी और इक्विपमेंट को भी जो हम लोग यूज करते हैं, जनरेटर्स को भी जो हम लोग यूज करते हैं, इनको साइलेंसर्स के साथ लगाया जाए। साइलेंसर्स यानी कि वो जो नॉइस को रिड्यूस करने वाले होते हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। अब यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं।
अगर आप लोग मॉडर्न तरीके से अगर आप अपनी मशीनरी को अपग्रेड करते रहते हैं तो यहाँ पर वो एनर्जी भी कम खाएगी और उसके साथ साथ नॉइस भी उस पर कम होगी। जो चिमनीज पहले बना करते थे, मेरा फेवरेट एग्जांपल, बहुत शोर करते थे, उसके बाद अब जो धीरे धीरे मॉडर्न चिमनीज बनते हैं जो घरों में लगते हैं, उसका साउंड धीरे धीरे कम होता जाता है और वो इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद फिर से शोर मचाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जितनी पुरानी मशीन होगी उतना ज्यादा वो शोर मचाएगी। उसको अपग्रेड करते रहो, उसको बेहतर बनाते रहो, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो इमेज है ये एक ऐसी इमेज है जो शायद कई बार एनसीईआरटी से आ सकती है, बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से कार्टून्स वगैरह आ जाते हैं, तो मैंने सोचा ये पिक्चर भी ले चलते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की है जो कि यमुना एक्शन प्लान का पार्ट है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है ये पूरा यमुना को साफ करने का जो एक्शन प्लान है उसके तहत इन फरीदाबाद में लगाया गया है ये प्लांट। इसके बाद हम लोग एनटीपीसी की बात करेंगे। अब एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आप तो कहोगे थर्मल पावर को बनाने वाली कंपनी है एनटीपीसी, तो आप इसको क्यों एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में पढ़ा रहे हो? तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए ये शायद रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। मतलब हर कंपनी अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबली भी काम कर सकती है ना, लेकिन नॉर्म्स को फॉलो करके बहुत एक एग्जेम्पलरी तरीके से काम करने वाली जो हमारी कॉर्पोरेशन है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है हमारी कंट्री की। हमारी कंट्री में जो पावर जनरेशन होता है उसकी एक मेजर कॉर्पोरेशन है और इसको हम लोग देखते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, not just from the point of view of teaching but also from the point of view of question that can come in your exam। तो फिर से जो लोग सोच चुके हैं जाग जाइए और पढ़ लीजिए। एनटीपीसी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसके पास आईएसओ का सर्टिफिकेशन है फॉर डेवलपिंग एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। इन्होंने अपने काम को इस तरीके से किया है, अपने सारे वेस्ट को किस तरीके से बनाया है, मतलब बनाया तो क्या है, वेस्ट को इस तरीके से यूटिलाइज करना सिखाया है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करता है पूरी दुनिया के लिए। तो यहाँ पे आईएसओ का सर्टिफिकेशन है इसके पास फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिस तरीके के इन्होंने ईएमएस डेवलप किए हैं। मेजर टास्क है एनटीपीसी का क्या, टू सेटअप पावर प्लांट्स। लेकिन ये कैसे पावर प्लांट्स सेटअप करते हैं, बाय कंजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, ऑयल, गैस, कोल एंड अदर फ्यूल्स। इन सबको साथ में लेकर, एनवायरमेंट को साथ में लेकर चलते हैं और उस हिसाब से ही अपने सारे पावर जनरेशन वाले ये अपने प्लांट्स को सेटअप करते हैं। इनकी अप्रोच कैसी रही? इनकी अप्रोच रही प्रोएक्टिव फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, उसके साथ साथ रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए, इन सारे रिसोर्सेज को उन सारी जगहों पे जहां पर इन्होंने अपने प्लांट्स को सेटअप किया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया अपने सारे इक्विपमेंट का, अडॉप्ट की लेटेस्ट टेक्निक्स और अपग्रेड किया अपने एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तीन चीजें हुई। अपना जो पहले सबसे तो जो आपके घर में सामान है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लो। घर में चॉकलेट पड़ा हुआ है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लो। लेटेस्ट टेक्निक्स को यूज कर रहा है। अब इसके बाद मतलब अपने भाई बहनों से किस तरीके से उस चॉकलेट को बचाना है, एकदम लेटेस्ट नई सोची समझी चालें चलाओ और उसके साथ साथ अपग्रेड करो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को। यानी कि वाइल आपका वो पुराना चॉकलेट चोरी होने के सारे आपके पास वो हैं, उसके साथ साथ आप अपने स्टोर को भी बढ़ाते रहो। अपने घर में किस तरीके से आप ठंडे तरीके से स्टोर कर सकते हो अपने चॉकलेट्स को, ये सब कुछ भी सोचते रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पावर थर्मल प्लांट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर अपने एग्जिस्टिंग को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो, अपग्रेड करते रहो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में और उसके साथ साथ अपने एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को भी बेहतर बनाते रहो। मिनिमाइज कर देना वाटर का जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। ऐश यूटिलाइजेशन करके जो वाटर जनरेशन, मतलब वाटर का जो इनका यूजेज था उसको इन्होंने बहुत ज्यादा मिनिमाइज किया है। ऐश यूटिलाइजेशन क्या है, ऐप से पढ़ो, इट इज वेरी वेल एक्सप्लेन। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स। अब क्या है कि आप एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आएंगे तो नेचुरली आप लोग कुछ ना कुछ हार्म जरूर पहुंचाएंगे एनवायरमेंट को। टू ब्रिंग बैलेंस, ग्रीन बेल्ट्स को इन्होंने प्रोवाइड किया फॉर नर्चरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, बैलेंस बनाने के लिए इकोलॉजिकल सेंस में, और एड्रेस करना उस क्वेश्चन को ऑफ स्पेशल पर्पस ऑफ व्हीकल्स फॉर एफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर ये इस तरीके की चीजें, इस तरीके की टेक्नोलॉजी लेकर आए, इस तरीके की वो लेकर आए, ड्राइविंग फोर्सेस लेकर आए जिससे एफॉरेस्टेशन किया इन लोगों ने और उसके साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया। इन्होंने रिड्यूस किया है एनवायरमेंटल पोल्यूशन
थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट। ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, जैसे कि ऐश हमने कहा था उड़कर एयर को पोल्यूट करेगा, तो उसका पॉन्ड मैनेजमेंट, सारा वो जो ऐश है जो हवा में जाकर स्मोक पार्टिकल्स की, उसका एक पॉन्ड बना लो आप लोग, उसका मैनेजमेंट, ऐश वाटर का रिसाइकलिंग सिस्टम और उसके साथ साथ लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट। इन तीनों तरीकों से इन्होंने वाटर पोल्यूशन को बहुत ज्यादा डिक्रीज किया। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करना, रिव्यूज लेना, अपना ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट करना फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस। तो यहाँ पर इन्होंने अपने प्रोडक्शन पर तो ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने एनवायरनमेंट को पीछे नहीं छोड़ दिया, एनवायरनमेंट पर भी ध्यान दिया। तो कॉन्स्टेंटली ये सारी चीजें, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, हम लोग कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम लोग कैसे उसे बैलेंस कर सकते हैं, कितना हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की जरूरत, वो ये सारी चीजें भी वो लोग साइमल्टेनियसली सोच रहे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है एनटीपीसी की। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर अलोंग विद एनटीपीसी खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक लेंथी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसके मैप्स आने वाले हैं, तो एक बार मैप्स भी देख लेते हैं। मैप नंबर 1 है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पर लोकेटेड हैं। अगर आप लोगों ने ये चीज ऑलरेडी मैप वाले वीडियो में देख ली है, तो अब जो चीजें मैं बोलने वाली हूँ वो आपको याद रहेंगी। नरोरा जो है, नरोरा है हमारे यूपी में नरोरा है। ये मैंने आपको सिखाया था, इसको ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस जगह पे करना है। मैंने आपको इसके लिए कहा था मध्य प्रदेश के सर के पास में एक नर है, मध्य प्रदेश के सर के पास में एक नर है जो कि है यूपी में। इसके बाद अगर हम लोग काकरापारा की बात करें, तो अगर किसी को याद हो तो काकरापारा मैंने गुजरात में क्या बोला था, खाखड़ा फाफड़ा। तो काकड़ा फाफड़ा मिलता है गुजरात में, गुजरात की इस टेल में सेंटर में आप लोग मार्क कर दोगे काकरापारा। तारापुर इज द सितारों की दुनिया, महाराष्ट्र में मुंबई से थोड़ा सा ऊपर आप लोग मार्क करोगे तारापुर। इसके बाद कलपक्कम, यानी कि तमिलनाडु में ये एक ऐसे जगह है जहां पे कल पक्का ये लोग आएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मैप में ऑलरेडी, अगर आप लोगों को याद हो तो प्लीज एक बार उसको कंसिडर कर लो। कलपक्कम तमिलनाडु में यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। ये सारे हमारे चारों इंपॉर्टेंट वो हैं। नरोरा है यूपी में, काकरापारा खाखड़ा फाफड़ा है इन गुजरात। अगर हमारा तारापुर की बात करें तो वो है महाराष्ट्र में, मुंबई के थोड़ा सा ऊपर। और उसके बाद अगर हम लोग करें कलपक्कम की बात, तो वो चेन्नई के थोड़ा सा पास में ही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें कॉटन टेक्सटाइल, कानपुर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर इसको फिर से डिवाइड करो 4 में। यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को कहा था इसके हेड के ऊपर है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसके यहाँ पर राइट हैंड साइड में है हमारा कानपुर ऑलमोस्ट सेंटरिश टाइप की जगह पर आता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंदौर की, तो मध्य प्रदेश के एकदम गुजरात की तरफ जाते हुए, मैंने आपको कहा था गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो यहाँ पे एडजॉइनिंग है, उसके पास में हम लोग इंदौर बनाएंगे। तो किस तरफ पे इंदौर है उस साइड पे, मतलब यानी कि वेस्टर्न साइड पे। इंदौर की एक बहुत ही फेमस सी लस्सी है घमंडी लस्सी हमारे यहाँ पर मिलेगी। तो ये क्योंकि 3 जगहों का मिलन है यहाँ पे, इसलिए इंदौर को खुद पर बहुत घमंड है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, और कोई तरीका है तो प्लीज अपने तरीके से याद कर लीजिए। टेल में लास्ट में सूरत पाया जाता है, मतलब महाराष्ट्र के पास जाते जाते रह गया, तो सूरत में हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूरत में भी यहाँ पर आप डॉट लगाओगे थोड़ा सा क्लोज टू द हमारा सी। इसके बाद यहाँ पे मुंबई तो मैंने आपको कहा था बताने की जरूरत ही नहीं है। अब ये वाला जो पार्ट है इस बल्ज के ऊपर आप लोग डॉट लगाओगे मुंबई का। कोयम्बतौर का आप लोग यहाँ पर डॉट लगाओगे, केरला के बहुत ही पास में, यहाँ पे सेंटर में एक बार कोयम्बतौर। उसी तरीके से जैसे कि कानपुर सेंटरिश में है, इंदौर भी यहाँ पर इन तीनों के उसमें घमंडी है साथ में। इसके अलावा इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये सारे कॉटन टेक्सटाइल्स को। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है मैप वीडियो में, तो वहां पे भी देख लेना। अब यहाँ पर है हमारा बोकारो, जमशेदपुर और दुर्गापुर, ये तीनों चीजें यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था ये वाला स्टेट कौन सा है, जनरली लोग भूल जाते हैं। अगर आपको आता है तो अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ इसके बाद में। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा स्टेट है, ये मैंने आपको कहा था पार्टीशन के बाद एक दूसरा बंगाल रह गया, तो ऑब्वियसली वेस्टर्न साइड पे जो बंगाल रह गया वो हमारे पास वेस्ट बंगाल है। ये वेस्ट बंगाल है, इसके बीच में दुर्गा माता जी बैठी हुई हैं। बता दिया गया सब लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये कौन सा स्टेट है? अगर नहीं बताया तो अब बता दो। दुर्गापुर मैंने आप लोगों को कहा 2 हैं यहाँ पर हमारे वो प्लांट्स हैं। अब इसमें मैंने आपको क्या बोला, ऊपर बोकारो है, किसी को बुखार आया है, दुर्गा जी के आशीर्वाद से नीचे यहाँ पे जमकर लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ पे इनकी हेल्थ बेहतर बन जाए। ये है झारखंड,
ऊपर बुखार आया है किसी को, बीच में दुर्गा माता की बहुत ज्यादा असीम कृपा के साथ हम लोग देखते हैं जमकर लोग कोशिश कर रहे हैं इनको बेहतर बनाने में। तो बोकारो, उसके बीच में वेस्ट बंगाल की ये टिप आती है, इसके ऊपर और नीचे बोकारो और जमशेदपुर है। ऐसे हम लोग इसे याद रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भील कम्युनिटी हम लोगों को मिलती है, भील ट्राइब हम लोगों को मिलती है, इसलिए यहाँ पे भिलाई है, ये ऑलमोस्ट सेंटरिश में है, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे विजयनगर की बात करें तो मैं कर्नाटका बोलती हूँ, कल बहुत नाटक होने वाला है, स्टार्टिंग में अभी छोटा है, कल बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे विजयनगर लोकेटेड है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये हमारा जो आंध्र प्रदेश यहाँ पर मीट करता है उसके पास में ही है। इसके बाद ये जो पार्ट है तमिलनाडु में जो लोकेटेड है, ये विजयनगर को सल्यूट सलाम कर रहा है, ये सलेम है इन तमिलनाडु। इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें याद करने के लिए बोला था, बाकी आप लोग मैप पर देख ही सकते हैं अपने सामने सब कुछ। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कांग्रेचुलेशंस, सारी चीजें पढ़ ली हैं, मैप भी पढ़ लिया है, अब तो सब आसान हो गया है। अब तो जाकर 100 on 100 लेकर आएंगे इस वाले ही एग्जाम में। मुझे लगता है ये जो ज्योग्राफी के लंबे लंबे चैप्टर्स है ना, इनको तो मतलब सीबीएसई को ना अपने आप में ही 10, 15, 20, 20 हजार मार्क्स का बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि बच्चे याद करते हैं। बट आई होप यू ऑल नो कि इसके लिए स्ट्रेस कितना लेना है। स्ट्रेस उतना ही लेना है जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बस ये प्रॉमिस करेंगे, साथ में पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।